नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला टॉपिक हम ऑनलाइन कोर्स के अंदर शुरू कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। ठीक है, तो जिसने भी कोर्स है वो परचेज किया वो साथ के साथ है वो नोट से बनाना हो स्टार्ट कर दे, क्योंकि किसी को भी पीडीएफ नोट्स है वो नहीं मिलेंगे। तो नोट्स वो अपने साथ साथ ही बना लें। ठीक है, क्योंकि ये देखिए नोट्स बनाएंगे ना तो थोड़ा सा हाथ चलाएंगे तो स्पीड वो बढ़ेगी। अगर वीडियो देख लेंगे उससे कोई फ़ायदा वो नहीं होने वाला। मैथ्स के अंदर आप सभी को पता है कि लगभग 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, 150% आने हैं। तो लगभग 90 या 100% आप अटेम्प्ट है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम के अंदर वो फ़ायदा होने वाला है। तो आप वो नोट साथ के साथ वो बनाएं। ठीक है, ताकि रिवीजन के अंदर भी थोड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी। अभी देखिए श्रेणी को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको ना समझा देता हूँ। 3 चीज़ें पढ़ते हैं ना। ये देखिए, एक तो क्या होता है, अनुक्रम होता है ना। एक तो होता है अनुक्रम, एक होता है श्रेणी, ठीक है, और एक होता है श्रेणी। ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं ना। अब श्रेणी में ही आगे है ना, एक तो समांतर श्रेणी हो जाएगी है ना एपी, एक आपकी क्या हो जाएगी जीपी हो जाएगी गुणोत्तर श्रेणी, एक आपकी क्या हो जाएगी एचपी हो जाएगी हरात्मक श्रेणी है ना। तो ये 3 श्रेणियाँ पढ़ते हैं। तो लेकिन ये देखिए, अनुक्रम है, श्रेणी है, श्रेणी है, इनके अंदर माइनर सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, जैसे ये देखिए अनुक्रम हम किसको कहते हैं ना, अनुक्रम वो क्या होता है, ये देखिए एक मिनट इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। अनुक्रम वो क्या होता है, अनुक्रम के अंदर संख्या है ना वो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखी जाती है। जैसे ये देखिए आपके पास जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये क्या आपके पास अनुक्रम है। इसी प्रकार से जैसे अभाज्य संख्या लिख दो ना, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये भी क्या आपके पास एक अनुक्रम है ना, अनुक्रम है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्या है, सभी अभाज्य संख्या हैं, तो ये एक निश्चित नियम ही तो है ना। इसी प्रकार से देखिए ये आपके पास क्या है, सभी सम संख्या हैं, तो ये भी क्या है, एक निश्चित नियम है। तो निश्चित नियम के अनुसार अगर क्रमबद्ध संख्याएं हैं तो वो तो क्या होता है, अनुक्रम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे एक दो एग्जाम्पल और दे रखे हैं आपकी जो ओल्ड बुक है 11th क्लास की, उसके अंदर ये देखिए एक और एग्जाम्पल है। जैसे 1 है, फिर 4 है, 5 है, 9 है, 14 है। इसके अंदर क्या है रिलेशन, ये देखिए इसमें आगे वाली संख्या है ना पीछे वाली दो संख्याओं का योग है। जैसे 4 और 1 5 है ना, 5 और 4 9। ठीक है, इसी प्रकार 9 और 5 क्या है 14। इसी प्रकार से आगे क्या आ जाएगा, 14 और 9 कितने हो गए 23 है ना। इस प्रकार से ये क्या है, एक निश्चित नियम ही तो है। तो ये भी क्या है, एक अनुक्रम है ना। ये तो हो गई अनुक्रम। अनुक्रम के अंदर क्या है, थोड़ा सा आपको मतलब यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, श्रेणी क्या होता है। तो अनुक्रम तो क्या होता है कि संख्या है वो एक निश्चित नियम के अनुसार होती हैं, तो वो तो क्या हो जाएगा, अनुक्रम हो जाएगा। और श्रेणी क्या होगा, श्रेणी के अंदर क्या होता है, जो भी अनुक्रम आपने देखा ना उसके अंदर प्लस माइनस है ना, या तो क्या हो जाए आप उनको सबको जोड़कर लिख दो या फिर घटाकर लिख दो, तो ये क्या हो जाएगी, श्रेणी हो जाएगी। जैसे ये देखिए हमने बात की ना सम संख्याओं की, जैसे 2 है, फिर +4 +6 है ना, इस प्रकार से लिख दिया, बीच में प्लस का निशान लगा दो या माइनस का निशान लगा दो, तो ये क्या बन जाएगी, एक श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से श्रेणी क्या है ना, श्रेणी क्या होती है, श्रेणी होती है आपके पास कि निश्चित नियम के अनुसार तो क्रमबद्ध हो है ना, साथ में उसका व्यापक पद है ना, जनरल फॉर्म है वो भी आप अगर ज्ञात कर सकते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये देखिए मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, जैसे ये देखिए 2 4 6 है ना, 2 4 6 8 10, ये क्या आपके पास ये श्रेणी भी है। कैसे है श्रेणी, क्योंकि इसके आगे वाला पद इसको आप व्यापक रूप में वो लिख सकते हैं ना, व्यापक रूप में लिख सकते हैं कि इसके आगे क्या आएगा, 12 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा है ना, 16 आ जाएगा। तो इसको एक व्यापक रूप में लिख सकते हैं। व्यापक रूप क्या है, जैसे ये देखिए आपके पास एनवा पद हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, अगर श्रेणी में भी मैं बात करूँ समांतर श्रेणी, तो इसके अंदर आपका व्यापक पद वो क्या हो जाएगा, ये देखिए टी एन बराबर हम क्या लिखते हैं, a+n-1d है ना। अब अगर आपको ये देखिए दूसरा पद ज्ञात करना है तो n बराबर 2 लिख दो। यहाँ पे प्रथम पद आपके पास क्या है, 2 है, वो दे रखा है। तो ये आपके पास अगर व्यापक पद भी आप वो ज्ञात कर सकते हैं, व्यापक रूप में अगर आप लिख सकते हैं है ना, तो वो क्या बन जाएगी आपकी है वो श्रेणी बन जाएगी। और फिर श्रेणी के अंदर ही है समांतर श्रेणी होती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है, हरात्मक श्रेणी होती है। और ये काफ़ी मतलब एक ईजी टॉपिक आप मान सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अनुक्रम क्या होता है ना, श्रेणी क्या होती है, श्रेणी क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा समांतर श्रेणी के बारे में है ना, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, तो ये देखिए समांतर श्रेणी के अंदर क्या होता है कि जो सभी पद है ना उनके बीच वो निश्चित अंतर होता है ना, एक समान अंतर होता है। जैसे ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 है ना, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रमागत पदों के बीच वो क्या होता है, समान अंतर होता है। जैसे ये देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा। ठीक है, तो ये देखिए निश्चित जो समान अंतर होता है ना, तो ये तो क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। इसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, उसमें ये देखिए जो आपका अनुपात है वो क्या होता है, समान होता है। जैसे ये देखिए 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, ठीक है, ये 32,
इसी प्रकार से आगे वो चलती जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए क्रमागत जो अनुपात है ना वो समान होता है, वो क्या हो जाएगी आपके है वो गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी, जिसके बारे में हम आगे हो बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम समांतर श्रेणी लगभग 4-5 क्लासें होंगी, छोटी क्लासें रखी जाएंगी लगभग 1 घंटे के आसपास, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है तो आराम से धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है, आपको नोट्स से सिर्फ और सिर्फ जो मैं वीडियो के माध्यम से जो आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उतने ही आपको नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा जो भी ग्रुप है जहाँ पे ओल्ड बुक से संबंधित सभी क्वेश्चन मैं डालूंगा, ठीक है, उनके आंसर भी मैं डाल दूंगा। अगर कोई नहीं है तो वहाँ से आप देख सकते हैं, फिर भी अगर समझ में नहीं है तो पूछ भी सकते हैं आप। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिए ही जा चुके हैं, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं टेलीग्राम के ऊपर, अलग अलग बुक का अलग अलग ग्रुप है, वहाँ से भी आप कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उनको आपको नोट्स के अंदर ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, वरना तो फिर बहुत सारे है वो नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, उनका फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो जो भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, चाहे वो ओल्ड बुक है चाहे एसआर से नहीं है, ठीक है, एग्जाम में आए क्वेश्चन है वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको करवा दूंगा। और प्रैक्टिस के लिए आप एक तो एसआर सैनी बुक को ले आओ, है ना, क्योंकि एसआर सैनी से डायरेक्ट क्वेश्चन वो पुटअप होते हैं, ऐसे कैसे ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हैं। प्लस ओल्ड बुक अभी मार्केट में वो नहीं मिलती हैं, तो इनका कंप्लीट आपको, ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है जिसने कोर्स परचेज किया है उसके अंदर मैं उनको ऐड कर दूंगा, और वहाँ पे कंप्लीट ओल्ड बुक के क्वेश्चन, उनके आंसर, प्लस संजीव पासबुक है या फिर मान लीजिए सीबीएच वाली पासबुक है, इधर उधर से मैंने इकट्ठे की हैं, तो उनके भी आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न वो प्रैक्टिस के लिए डाल दिए जाएंगे। ठीक है, इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट्स में बनाने की आवश्यकता नहीं है। इनमें जो भी अच्छा क्वेश्चन है वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको करवा दूंगा। तो वीडियो से आपको नोट्स बनाने हैं और बाकी चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चाहिए। ओके, अब बात करते हैं आगे। देखिए जो भी मैंने आपको बताया इसको मैंने थ्योरी के अंदर वो लिख लिखा है ना, तो यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा ना धीरे करके रोक करके कैसे भी करके आप है ना नोट्स वो बना लीजिए। ये देखिए यहाँ पर अनुक्रम मैंने आपको क्या बताया, अनुक्रम वो क्या होता है, ये देखिए अनुक्रम में आप देखेंगे तो जब संख्याएं किसी निश्चित नियम से क्रमबद्ध हो, देखिए यहाँ पर 2 है, 5 है, 8 है, 11, एक निश्चित नियम के अनुसार ही तो है। आगे वाली आप बता सकते हैं ना, 11 के बाद वो कितना आएगा, 14 आएगा, क्योंकि ये देखिए प्रत्येक के अंदर 3 का गैप है ना, 2 के बाद 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए सभी अभाज्य संख्या है, ये भी तो क्या है, एक निश्चित नियम है। एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ना, जो मैंने बताया था आपको, है ना, 1 4 9, सॉरी यहाँ पे देखिए 5 है ना, फिर 9 है, फिर 14 है ना। इसी प्रकार से इसके अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए इन दो संख्याओं को छोड़ के आगे वाली जो संख्या आप देखेंगे ना, 5 क्या है, इससे पहले वाली दो संख्याओं का योग है। 9 कैसे आया, इससे पहले वाली दो संख्याओं का योग। ठीक है, 14 कैसे आया, इससे पहले वाली दो संख्याओं का योग। इसी प्रकार से आगे वाली संख्या आप निकाल सकते हैं। तो ये भी एक क्या है, अनुक्रम का एग्जाम्पल है ना, तो इसको भी आप थोड़ा सा ना लिख लेना। ओके, इसी प्रकार से ये देखिए श्रेणी क्या होती है, अनुक्रम के पदों को जोड़कर या घटाकर लिखने पर क्या प्राप्त होती है, श्रेणी प्राप्त होती है। तो ये देखिए 2 + 5 + 8 + 11, ये क्या है, एक श्रेणी है। और श्रेणी क्या होती है, जब संख्याएं किसी निश्चित नियम से क्रमबद्ध हों और व्यापक पद अगर ज्ञात किया जा सके तो वहां पर आपके पास क्या आ जाएगी, श्रेणी आ जाएगी। जैसे 2 + 5 + 8 + 11 है ना, 3 6 12 24, इसका भी आप है ना व्यापक पद ज्ञात कर सकते हैं, इसका भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, आपके पास है श्रेणी हो जाएगी। लेकिन अभाज्य संख्या आप देखेंगे, ये देखिए अभाज्य संख्या आप देखेंगे तो इसका आप व्यापक पद ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे ये देखिए यहाँ पर है ना, एक मिनट, ये देखिए अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 है ना, 13, ये आपके पास क्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसका आप व्यापक पद थोड़ी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये देखिए कोई n की फॉर्म में ना n = 1 लिखे तो 2 आ जाए, n = 2 लिखें तो मान लीजिए 3 आ जाए। ऐसा कोई पद इसका ज्ञात हो नहीं किया जा सकता। तो ये आपके पास क्या नहीं है, श्रेणी नहीं है ना, ये भी आप यहाँ पर वो लिख लीजिए, है ना, श्रेणी नहीं है। ठीक है, श्रेणी नहीं है, ताकि आपका थोड़ा कन्फ्यूजन और दूर हो जाए ना, ये श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका व्यापक पद ज्ञात नहीं किया जा सकता है। एन की फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते कि ये मान लीजिए जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं एन की फॉर्म में, है ना, n = 1 लिखेंगे 2 आ जाएगा, n = 2 लिखेंगे 5 आ जाएगा, n = 3 लिखेंगे 8 आ जाएगा। लेकिन इसको एन की फॉर्म में व्यापक रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये क्या नहीं है, श्रेणी है वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए समांतर श्रेणी, यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन आप मान के चलो कि 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, हम इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी करेंगे, है ना, पूरा क्वेश्चन लिखिए कि n = 1 लिखिए, n = 2 लिखिए, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ऑप्शन से किस प्रकार निकाल सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। और इसके अलावा जो कॉमन तरीका है ना, कॉमन तरीका है, मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक काम नहीं कर रही है या फिर कई बार वो ध्यान में नहीं आता है, तो कॉमन तरीका तो आपको पता होना ही चाहिए, तो उससे भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तीनों तरीके से मैं आपको आंसर वो बताऊँगा, है ना। अब देखिए समांतर श्रेणी मैंने आपको ऊपर समझा ही दिया, इसके अंदर ज़्यादा समझाने वाली बात है भी नहीं वैसे। तो श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर अगर समान हो तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है, और क्रमागत पदों का जो समान अंतर है उसको हम क्या कहते हैं, सार्वअंतर कहते हैं। ठीक है, क्रमागत पदों का जो समान अंतर है उसको हम क्या कहते हैं, सार्वअंतर कहते हैं। अभी देखिए व्यापक रूप के अंदर आप देखेंगे तो समांतर श्रेणी के अंदर ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर वो बता देता हूँ। ये देखिए जैसे एक समांतर श्रेणी हम लेते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है
है ना 10 है। इसी प्रकार से ये आगे वाले पदों में चलते जाएंगे और इनके अंदर आप देखेंगे सार्वभौम अंतर हो कितना है, तो ये देखिए 4 में से 2 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे, है ना 8 में से 6 घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे, तो आपके पास जो सार्वभौम अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, डी का मान, है ना 2 ही तो आ रहा है। तो ये देखिए इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, ये देखिए ये पहला पद है ना, प्रथम पद को आप किससे डिनोट करते हैं, जनरली ए से डिनोट करते हैं। तो देखिए प्रथम पद है ना लिख दिया ए और इसके अंदर सार्वभौम अंतर जोड़ दिया, तो दूसरा पद आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस डी आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा पद वो कितना आएगा, ए प्लस 2 डी आ जाएगा, है ना। ये देखिए डी को आपने 2 से गुना कर दिया तो 2 दूनी 4 और प्लस ए आपके पास क्या है 2 है, तो 4 और 2 6। इसी प्रकार से देखिए आगे वाला पद वो कितना आएगा आपके पास, है ना। ये देखिए ये आपके पास पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। इसी प्रकार से चौथा पद आपके पास वो क्या आ जाएगा, ए प्लस 3 डी। मतलब ये देखिए एक पद हो, है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका मान क्या आ रहा है, ये देखिए चौथा पद है, तो ये देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसी प्रकार से nवां पद आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, a प्लस n-1, है ना डी, है ना। ये देखिए n-1 है वो क्यों लिखा, इसको थोड़ा समझना, है ना। n-1 हो हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये देखिए पहला पद है इसमें डी नहीं आ रहा है ना, a प्लस, या इसको आप क्या लिख सकते हैं a प्लस 0d, है ना। इसी प्रकार से दूसरा पद यहाँ पर 1d है, इसी प्रकार से तीसरा पद यहाँ पर 2d है, इसी प्रकार से चौथा पद यहाँ पर 3d आ गया। तो nवें पद के अंदर वो क्या आएगा आपके पास, a प्लस n-1d। और ये देखिए यही आपका सूत्र होता है nवां पद याद करने का। तो इसको भी थोड़ा सा आप साथ के साथ और लिख लीजिए, है ना। इसको मिटा देता हूँ मैं, समझ में आ गया ना। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो ग्रुप के ऊपर आप पूछ सकते हैं, ठीक है, वापस से वीडियो के माध्यम से या फिर कैसे भी करके आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। एक भी डाउट हो नहीं रखना है, काफ़ी टाइम है अभी, तो आप आराम से धीरे धीरे बढ़िया तैयारी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर nवां पद आपके पास हो क्या आ जाएगा, a प्लस n-1d, ठीक है। ओके, कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। तो ये देखिए व्यापक पद आपके पास क्या आएगा, tn बराबर a प्लस n-1d। और काफ़ी क्वेश्चन इसे आते हैं ना, पहले आते थे, अभी जो एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न वो कम ही बनते हैं कि आपके पास कोई श्रेणी दे दी और पूछ लिया कि इसका 100वां पद है वो क्या होगा, ऐसे प्रश्न कम ही आते हैं ना, ये बच्चों वाले प्रश्न है। लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, है ना। तो यहाँ पर आप ये देखिए इसको tn से भी लिख सकते हैं या फिर इसको nवें पद को an से भी आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें इसको साथ के साथ इस प्रकार भी लिख लीजिए, है ना। an से भी डिनोट कर सकते हैं और या फिर nवां पर tn तो आपको पता ही है ना, tn बराबर a प्लस n-1d। अब देखिए कुछ क्वेश्चन वो कर लेते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको बताए ना, ज़्यादा सूत्र नहीं है, समांतर श्रेणी के अंदर मुश्किल से 5-6 सूत्र हैं, वो अगर आपको ध्यान में है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के आराम से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए 2-3 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे nवां पद निकालने से संबंधित। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास है 2 4, है ना, ये देखिए 1 मिनट, 2 है, 8 है, 14 है, 20 है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, व्यापक पद ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए इसका व्यापक पद आप है वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए आप देखेंगे तो इसका पहला पद आपको दे रखा है 2, है ना, पहला पद, ये देखिए ये पहला पद, इसको आप ए से डिनोट करते हैं। फिर ये देखिए इसका अंतर वो कितना है, 8 में से 2 घटाएंगे 6 है ना, 14 में से 8 घटाएंगे, है ना 6 है। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास डी का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये देखिए आपके पास है व्यापक पद का सूत्र क्या है, tn बराबर a प्लस n-1d, है ना। इसके अंदर वो लिख लीजिए। तो a का मान तो आपके पास क्या है 2 है और n-1 आ जाएगा और यहाँ पर d का मान कितना है 6 है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 6n, और यहाँ पर देखिए 2 माइनस का 6 मतलब माइनस का 4, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन अभी नहीं बनते, मैंने आपको बताया ना, ऐसे क्वेश्चन कम ही संभावना है कि इस प्रकार से कोई छोटा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है ना। तो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, जो भी 2011 है, 16 है, 18 है, 20 है, और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है 22, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आए वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से वो करवा दूंगा, है ना। तो ये देखिए आपके पास जैसे एक और क्वेश्चन हम करते हैं, तो ये भी दे रखा आपकी बुक के अंदर ही है ना, 11th क्लास वाले जो बुक है उसके अंदर ये एक क्वेश्चन वो दे रखे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास है क्या क्वेश्चन है, क्या 185 समांतर श्रेणी 3 7 11 का एक पद है। कंसेप्ट को, है ना, फॉर्मूले को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन इजी कर लेते हैं, इसके बाद हम जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उसके ऊपर वो चलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसको आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ये देखिए प्रथम पद क्या दे रखा है आपको 3 दे रखा है, तो a बराबर तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और सार्वभौम आपके पास d का मान कितना है, देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपके पास सार्वभौम कितना है 4 है। अब ये देखिए आपके पास व्यापक पद या nवें पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, tn बराबर a प्लस n-1d। तो यहाँ पर a का मान, फॉर्मूला बार बार लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, वो इजी फॉर्मूला है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं लिखने की आवश्यकता है ना।
डायरेक्ट आपको एग्जाम में करना है। और जिस प्रकार से आप ना, ये देखिए इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि जिस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते हैं ना, उसी प्रकार से आप पेपर के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगर आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो फिर वही चीज़ आपके एग्जाम के अंदर भी आएगा, फॉर्मूला आपको वहाँ पर भी लिखना ही पड़ेगा। तो टाइम बचाने के लिए आप प्रैक्टिस करें, तब भी ऐसा करें कि आपको फॉर्मूला हर क्वेश्चन के अंदर ना लिखना पड़े। एक बार मन के अंदर है ना सोच लिया कि हाँ a + n-1d, a का मान डायरेक्ट आपके पास वो 3 है, n-1 है यहाँ पर, और d का मान आपके पास क्या है 4 है, ठीक है। डायरेक्ट आपको करना है। और यहाँ पर nवा आपके पास क्या दे रखा है, पद है वो 185 दे रखा है, तो बराबर क्या आ जाएगा 185 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ना सोल्व कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4n-1 बराबर 185, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 4n बराबर 185 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 186, और n बराबर 186 में 4 का भाग वो दे दीजिए, तो आपके पास वो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। 2 हासिल हो गई, 26 के अंदर भाग हो जाएगा नहीं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 46.5, मतलब पूरा पूरा भाग वो नहीं जा रहा है, मतलब 185 समांतर श्रेणी का पद है वो नहीं है, ठीक है, पद है वो नहीं है ना। ओके, इसी प्रकार से देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन है वो भी। समांतर श्रेणी 4 + 9 + 14 + 19 का कौन सा पद, ठीक है, n का मान निकालना है वापस से, कौन सा पद 124 है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वही सेम टू सेम फॉर्मूला है। a का मान आपको क्या दे रखा है 4 दे रखा है, d का मान क्या दे रखा है आपको 5 दे रखा है। तो यहाँ से देखिए आपके पास tn का मान किस प्रकार से आएगा a + n-1d, है ना। और यहाँ पर ये देखिए nवा पद आपको क्या दे रखा है 124, a का मान आपके पास क्या है 4 है, और n-1d का मान आपके पास कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो यहाँ से आपके पास इसको आप सोल्व करेंगे तो ये देखिए 124 बराबर 5n माइनस का 1, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 5n बराबर 124 + 1 125, और 125 में आप 5 का भाग देंगे तो ये देखिए आपके पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये कौन सा पद है 25वां पद है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको शुरू में भी बताया ऐसे प्रश्न पहले क्वेश्चन वो पूछे जाते थे 2011 के आसपास, अभी ऐसे क्वेश्चन वो नहीं आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो ये देखिए कुछ फॉर्मूले और हम डिस्कशन करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन वो बनते हैं, है ना। अब देखिए 3-4 फॉर्मूले और हम देख लेते हैं साथ के साथ ही, है ना, उसके बाद और क्वेश्चनों करेंगे। ज़्यादा सूत्र है नहीं, 3-4 सूत्र हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सार्वंत्र की, है ना, और फिर हम बात करेंगे n पद ज्ञात करने की, और लास्ट में हम बात करेंगे n पदों के योगफल की, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर सार्वंत्र क्या है, अभी अभी हमने बात की कि क्रमागत पदों का जो अंतर है ना वो क्या होता है समान रहता है समांतर श्रेणी में, और उसी को हम क्या कहते हैं सार्वंत्र कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ से एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये क्या है पहला पद है ना, ये देखिए a1, ये दूसरा पद है तो a2, है ना, ये तीसरा पद है तो a3, ये चौथा पद है तो a4, है ना। इसी प्रकार से आगे ये चलता जाएगा क्रमागत। तो ये मान लीजिए nवा पद है, nवें पद से पहले वाला पद क्या हो जाएगा n-1वां पद हो जाएगा। तो ये देखिए सार्वंतर क्या होता है, चाहे दूसरे में से पहला पद वो घटा लीजिए, चाहे तीसरे में से दूसरा घटा लो, या फिर चौथे में से तीसरा घटा लो, हमेशा अंतर क्या आएगा समान ही तो आएगा। अगर वो आपके पास समांतर श्रेणी है तो क्रमागत पदों का जो अंतर वो समान रहता है। तो यहाँ पर ये देखिए जो आपके पास सार्वंतर डी का मान निकालने का एक तो तरीका क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, है ना। तो a2 - a1, या फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपको मान लीजिए समांतर श्रेणी ना देखी, उसका nवा पद वो दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए समांतर श्रेणी का nवा पद आपको दे रखा है तो उसका सार्वंतर आप वो कैसे निकालेंगे, nवें पद में से n-1वां पद वो घटा देंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा डी का मान an-1वां पद, है ना। ये भी क्या आपके पास सार्वंतरी तो है। इसी प्रकार से एक तीसरी स्थिति और बन सकती है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन वो नहीं बन सकता। एक क्या बन सकता है क्वेश्चन कि आपको n पदों का योगफल दे सकता है ना, एग्जामिनर क्या कर सकता है n पदों का योगफल दे दे, और वहां से भी आपसे सार्वंतर पूछा जा सकता है। तो n पदों के योगफल अगर आपको दे रखा है तो ये देखिए उसका आप सार्वंतर कैसे निकालेंगे, ये भी थोड़ा सा देखिए। ये देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए पहला पद है ना, पहला पद को आप s1 से लिखते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपके पास से समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, sn के पदों में आप लिखते हैं ना, सूत्र हम नीचे देखेंगे sn से डिनोट करते हैं ना योगफल को। तो यहाँ पर sn पहला पद है तो s1 हो जाएगा, दो पदों का योगफल s2 हो जाएगा, तीन पदों का योगफल s3 हो जाएगा ना, चार पदों का योगफल है वो s4 हो जाएगा। इसी प्रकार से वो चलता जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए इसको भी थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए इसको मैं है ना थोड़ा सा समझाता हूँ, है ना, समझ में आ जाए तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला आराम से आपको ध्यान में रह जाएगा, है ना। ये देखिए पहला पद आप देखेंगे, इस श्रेणी की बात कर रहा हूँ 4 + 9 + 14 + 19, तो यहाँ पर पहला पद आप देखेंगे तो क्या है 4 है।
तो ये देखिए S1 का मान कितना आ जाएगा, पहले पद का योगफल लिख दो चाहे पहला पद पूछ लो, है ना, दोनों चीज़ें क्या है, सेम ही है। तो पहला पद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये देखिए S2 का मान हो क्या आएगा, दो पदों का योगफल है ना, तो पहला और दूसरे पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना, 9 और 4 13। इसी प्रकार से ये देखिए S3 का मान हो कितना आएगा, तीन पदों का योगफल। तो ये देखिए तीन पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 13 प्लस 14 कितना हो गया, है ना, 13 और 13 26 और 1 27, है ना। इसी प्रकार से चार पदों का योगफल वो निकाल सकते हैं। तो 4 S4 का मान कितना हो जाएगा, चार पदों का योगफल, लेकिन इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, समझ में ये देखिए यहाँ से वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक तो चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद और पहले पद का योगफल दोनों चीज़ें क्या होती हैं, समान होती हैं, क्योंकि S1 का मान क्या है, पहले पद का योगफल, तो पहला पद 4 है और प्रथम पद वैसे भी क्या आएगा, 4 ही तो आएगा। तो S1 और A1 का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। एक तो थोड़ा सा ये आपको ना ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर आप सार्वंतरों कैसे निकाल सकते हैं, सार्वंतर D का मान यहाँ पर इस समांतर श्रेणी के अंदर कितना आया था, 4 आया था। ये देखिए कैसे निकलता है, तो सूत्र क्या होता है, अगर आपको योगफल दे रखा है तो ये देखिए फॉर्मूला क्या होता है सार्वंतर निकालने का, S2 माइनस 2S1, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए इसको मान और रख दीजिए, S2 का मान कितना है, 13 है, ठीक है, माइनस 2 गुना S1 का मान कितना है, 4 है, तो 4 दूनी 8, 13 में से 8 घटाएंगे तो आपके पास वो कितना आ जाएगा, 13 में से 8 घटाएंगे तो ये देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सॉरी, ये देखिए यहाँ पर सार्वंतर का मान कितना है, 5 ही तो है ना। ये देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 ही तो आएगा सार्वंतर। ओके, तो ये देखिए इस प्रकार से ये भी आपके पास क्या है, एक फॉर्मूला है। इस प्रकार के भी अगर आप करंट आप देखेंगे पैटर्न एग्जामिनर का, तो इस प्रकार के क्वेश्चन वो ज़्यादा बनते हैं। तो ये देखिए सार्वंतर निकालने का एक तीसरा फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, S2 माइनस 2S1, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसको थोड़ा सा ना वापस से देख लो ना, ये देखिए यहाँ पर आपके पास ये समांतर श्रेणी है, तो S1 का मान तो क्या है, प्रथम पद का योगफल, S2 का मान क्या होता है, दो पदों का योगफल, तो ये देखिए 9 और 4 13, है ना। S3 का मान कितना होता है, तीन पदों का योगफल, तो ये देखिए 27 आ गया, लेकिन इसका भी कोई आवश्यकता है नहीं आपको, है ना। तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए फॉर्मूला क्या है, S2 माइनस 2S1, है ना, सार्वंतर निकालने का। तो S2 का मान आप लिख लीजिए और ये देखिए S1 का मान और निकाल लीजिए। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए एनवा पद निकालने का फॉर्मूला है ना, किस प्रकार के क्वेश्चन वो बन सकते हैं। तो ये देखिए एक और आप समांतर श्रेणी का है ना, एडिंग वो लगा लीजिए, समांतर श्रेणी का एनवा पद, ठीक है। एनवा पद निकालने का सूत्र, एनवा पद याद करना, ठीक है। तीन सूत्र तो आपको ये ध्यान में रखना है ना सार्वंतर के। इसी प्रकार से देखिए एनवा पद ज्ञात करने के फॉर्मूले कौन कौन से हैं, एक तो मैंने आपको ऊपर ही बताया ना, Tn बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, A प्लस एन माइनस 1D, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए एक और आपके पास, जैसे अभी हमने बात की ना, एक तो जैसे आपके पास एनवा पद निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, एक दूसरा आपको ये देखिए योगफल भी दिया जा सकता है। तो योगफल से आप एनवा पदों कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, वापस से इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ ना, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जो आपका जो मैंने ऐड किया है इस बुक के, है ना, जिसने भी कोर्स खरीदा है वहाँ से आप पूछ सकते हैं ना, कोई चीज़ है वो नहीं समझ में आए तो। ओके, अब देखिए वापस से, है ना, अगर आपके पास एन पदों का योगफल मतलब क्वेश्चन के अंदर एस एन का मान दे रखा है, तो वहाँ से आप एनवा पदों कैसे डायरेक्ट निकालेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले ये S1, ठीक है, इसी प्रकार S2, फिर S3, है ना, तीन पदों का योगफल, फिर S4। इसी प्रकार से देखिए एन पदों का योगफल आपके पास क्या हो जाएगा, SN हो जाएगा। और इससे पहले वाले n-1 पदों का योगफल वो किस प्रकार लिखेंगे यहाँ पे, SN-1, है ना। अब आपको एनवा पदों निकालना है ना, एनवा पदों निकालना है। अब ये देखिए यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एक मिनट थोड़ा सा आप समझिए, S1 का मान कितना है, 4 है ना। S2 का मान आपके पास अभी भी हमने देखा कितना आया था, 13 आया था। इसी प्रकार S3 का मान आपके पास कितना आया था, 27 आया था, ठीक है, अभी हमने देखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे, अब ये देखिए आपको एनवा पद है वो निकालना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं n बराबर 1 रखते हैं। तो ये देखिए पहला पद तो कैसे आया, T1 और S1, अभी भी हमने बात किया T1, सॉरी, जो A1 बोल दो या फिर T1 बोल दो, एक ही बात है ना, प्रथम पद ही तो T1 है। तो ये देखिए S1 बराबर A1, ये तो दोनों हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन आप A2 का मान या फिर मैं कहूँ कि दूसरा पदों कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको n पदों का योगफल दे रखा है तो उसका दूसरा पदों कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए सीधा सा तरीका है ना। यहाँ पर आपके पास जो भी दो पदों का योगफल है ना, उसमें से आप पहले पद का योगफल है उसको आप घटा देंगे, है ना। ये देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ, उससे थोड़ा सा ज़्यादा वो समझ में आएगा। ये देखिए अगर आपको योगफल के पदों के अंदर समांतर श्रेणी वो दे रखी है, एन पदों का योगफल दे रखा है, तो वहाँ से आप एनवा पदों सूत्र क्या आएगा, Tn बराबर SN-1, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब ये देखिए आपको मान लीजिए n बराबर 2, है ना, दूसरा पदों निकालना है। तो ये देखिए n बराबर 2, T2 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, S2 माइनस n-1, है ना, 2 माइनस n बराबर 2, तो 2 माइनस 1 S1। अब ये देखिए दो पदों का योगफल आपके पास क्या है, 13 है, और ये देखिए एक पद का योगफल आपके पास क्या है, 4 है, तो 13 माइनस 4 9,
है ना। और ये देखिए यही तो आपके पास क्या है, दूसरा पद है ना। तो एकदम आसान है। तो एक फॉर्मूला अगर आपको n पदों का योगफल दे रखा है तो ये देखिए एक फॉर्मूला आपको ये भी ध्यान रखना है nवां पद निकालने का, tn बराबर आपके पास क्या आएगा Sn-1, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि अब की बार जो नई जो बुक आ रही है उसमें इसको nवें पद को an से भी लिखा जा रहा है, तो ये भी आपको थोड़ा सा वो ध्यान में रखना है। तो दो फॉर्मूले ये हो गए है ना, ये भी आपको थोड़े से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से कई बार क्या होता है कि आपको अंत से nवां पद भी पूछा जा सकता है। तो ये देखिए एक फॉर्मूला ये भी लिख लीजिए कि समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद याद करना, ठीक है। समझ गए ना। ये देखिए जो हमने ऊपर प्रश्न किए थे, देखिए यहाँ पर आपके पास जैसे कौन सा पद 124 है ना, या फिर यहाँ पर ये देखिए आपके पास क्या 185 इसका पद है या नहीं है। तो आपको क्वेश्चन और भी कराऊंगा ना, तो 5वां पद 10वां पद इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं ना। उसी प्रकार से मान लीजिए आपको अंत से पूछ ले है ना, ये देखिए अंत से कैसे, जैसे मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी यहाँ पर मैं बनाता हूँ आपके पास, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। जैसे यहाँ से शुरू से पूछ ले कि इसका तीसरा पद बताओ, तो आप आराम से बता देंगे 6 है। इसी प्रकार से आपको पूछ ले कि अंत से तीसरा पद बताओ, तो ये देखिए अंत से तीसरा पद भी क्या है, 6 है। तो ये देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा है ना, कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक तो ये देखिए आपके पास मान लीजिए शुरू से अगर आप देखेंगे तो सार्वंतर आपके पास क्या आएगा, डी बराबर क्रमागत पदों का अंतर 4 - 2, 2 आ गया। प्रथम पद आपके पास क्या है, 2 है। इसी प्रकार अंत से आपको देखना है तो ये देखिए जो लास्ट पद है ना वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा, ठीक है। और सार्वंतर का मान कितना हो जाएगा, देखिए आप ये पहला पद है ये दूसरा पद है, तो 8 - 10 करेंगे तो डी का मान कितना हो जाएगा, माइनस के अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, है ना। अंत से समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद याद करने का, एक तो प्रथम पद है वो क्या हो जाएगा, लास्ट पद हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि समांतर श्रेणी का अंतिम पद हम किस से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, एल, और फिर सेम टू सेम फॉर्मूला आपके पास एल माइनस और n-1 और डी का मान क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा वो ध्यान में रखना है, ठीक है। ये माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो शुरू से आप देखते हैं तो ये देखिए 4 - 2 है ना, डी का मान वो प्लस आ रहा है। और अंत से आप देखेंगे तो 8 - 10 आपके पास डी का मान कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए टी एन बराबर तो ए प्लस n-1 डी होता है, लेकिन इसके अंदर क्या आ जाएगा, एल माइनस n-1 डी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आराम से आप अंत से भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद हो याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा वो ध्यान में रखना है, ओके। इसी प्रकार अब हम बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में, है ना। तो ये देखिए ये एक और 2-3 फॉर्मूले हम देख लेते हैं साथ के साथ ही। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक है, n पदों का योगफल। तो देखिए समांतर श्रेणी के n पदों को जोड़ने के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये है आपके पास। अगर आपके पास ये देखिए समांतर श्रेणी कोई भी दे रखी है तो वहाँ से आप वो क्या निकाल सकते हैं, सारवंतर निकाल सकते हैं। n पद आपको दे रखे होंगे ना, मान लीजिए 10 पद है, 20 पद है, 30 पद है, n का मान वो हो जाएगा। और प्रथम पद आपके पास क्या है, a है, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए कई बार क्या होता है, समांतर श्रेणी का आपको प्रथम पद दे दिया, लास्ट पद दे दिया l का मान, तो वहाँ से आपके पास समांतर श्रेणी के योगफलों का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Sn बराबर n/2 और a प्लस l, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा वो ध्यान में रखना है। अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए ना, ए तो क्या आपके पास प्रथम पद है ना, ए तो आपके पास प्रथम पद, डी है आपके पास सार्वंतर, ठीक है। और इसी प्रकार आपके पास है एल, क्या है आपके पास है, एल है आपके पास अंतिम पद, है ना, एल है आपके पास अंतिम पद। इसी प्रकार 2-3 फॉर्मूले आपके पास और होते हैं ना, ये देखिए जैसे प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र आपके पास क्या होता है, तो ये 2-3 फॉर्मूले और लिख लीजिए आप एन पदों के योगफल के साथ ही। जैसे प्राकृत संख्याओं का योगफल है ना, जैसे 1 + 2 + 3 स्टार लगा के लिख लीजिए ना, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, ठीक है। तो ये देखिए प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, n × n + 1/2, है ना, यह सब आपको पता है, ठीक है। लेकिन एक साथ वो लिख लीजिए। इसी प्रकार से प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का सूत्र आपके पास क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, n × n + 1, और साथ में क्या आ जाएगा 2n + 1/6, ठीक है। और इसी प्रकार प्राकृत संख्याओं के घन का योग आपके पास वो क्या आएगा, 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, और इनका योगफल का सूत्र आपके पास क्या होता है, n × n + 1, नीचे आ जाएगा 2,
और फिर इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 3-4 फॉर्मूले ये आपको थोड़ा सा ना वो ध्यान में रखना है। इसके बाद ये देखिए कुछ फॉर्मूले ये भी बनते हैं, जैसे आपके पास है सम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है ना, विषम संख्याओं के योगफल का सूत्र क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से इतने फॉर्मूले ना तो याद होंगे, जितने उतने ही फॉर्मूले आपको याद करने चाहिए कि जिससे आपका एग्जाम के अंदर वो काम चल जाए, ठीक है। अनावश्यक अगर फॉर्मूले याद करेंगे तो फिर आप सबको पता है कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि फॉर्मूले इतने हैं मैथ्स के अंदर, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के अंदर, कि लगभग 200 या 300 पेज का आप रजिस्टर पूरा भर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, उतनी ही चीज़ें याद होंगी तो आप है ना कम से कम फॉर्मूले है ना उनसे आप काम चलाना सीखो। जैसे ये देखिए एक फॉर्मूला होता है ना कि आपके पास से विषम संख्याओं का, जैसे 1 + 3 + 5 है ना, इसका डायरेक्ट सूत्र होता है n²। लेकिन इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही आपको पता है कि देखिए n = 1 लिखेंगे। मैं आपको ना शॉर्ट ट्रिक वो बताऊंगा किस प्रकार से आप ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं। n = 1 लिखेंगे तो ये देखिए प्रथम पद आपके पास क्या है ना, ये देखिए प्रथम योगफल की बात करें ना, योगफल की बात करें तो प्रथम पद का योगफल क्या 1 है। इसी प्रकार से n = 2 लिखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर आप लिखेंगे n = 2 तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा है ना। तो S2 का मान कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। और इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए दो पदों का योग 3 + 1 है वो 4 ही आ रहा है ना। ऑप्शन से मैं बताऊंगा किस प्रकार से आप आंसर वो निकाल सकते हैं, तो इनको याद करने की मेरे हिसाब से आवश्यकता है वो नहीं है ना। अब ये देखिए क्वेश्चन करते हैं, बस इतने ही फॉर्मूले हैं पूरी समांतर श्रेणी के अंदर। ये देखिए लगभग 3 फॉर्मूले, ये कॉमन फॉर्मूले हैं, हर टॉपिक के अंदर आपको है ना जरूरत पड़ेगी इनकी। ये n पदों का योगफल निकालने का सूत्र है, 2 सूत्र। एक यहाँ पर आपको अगर समांतर श्रेणी के अंत से nवां पद पूछ ले तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर आपको ये देखिए nवां पद पूछ ले तो ये देखिए एक तो आपके पास है a + n - 1d, एक अगर आपको योगफल के रूप में हो दे दे तो वहाँ पर आप Sn - Sn - 1 से भी nवां पद वो निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ये 2-3 फॉर्मूले आपके सारवंत रखें। इन फॉर्मूलों से आपकी पूरी समांतर श्रेणी वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कैसा भी कितना भी क्वेश्चन को घुमा दे आराम से आप वो आंसर निकाल सकते हैं। अब ये देखिए कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, लेकिन क्वेश्चन मतलब मैं एक साथ वो लिख लेता हूँ ताकि बीच बीच में वो रुकना ना पड़े, है ना। तो वीडियो को रोक के मैं क्वेश्चन वो लिख लेता हूँ 5-10 क्वेश्चन, उनको हम इस वीडियो के अंदर वो सोल्व करने वाले हैं, है ना। तो देखिए लगभग 14-15 क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, अब इनका सॉल्यूशन हम करते हैं, ठीक है। इससे एकदम पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है 3, 7, 11, 15, 19 का 20वां पद वो क्या होगा। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है ना, T20 का मान आपको निकालना है, ठीक है। T20 का मान निकालना है तो आपके पास से nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1d, है ना। या आपके पास क्या nवां पद निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ पर भी आप TNO कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए एकदम डायरेक्ट यहाँ पर आपके पास n का मान है, ये n = 20 लिख दो। a प्रथम पद आपके पास ये देखिए a बराबर आपके पास 3 है ना। सारवंतर आपके पास 7 - 3, d का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपके पास ये देखिए T20 है ना, और ये देखिए पहला पद आपके पास 3 है और 20 माइनस का 1 19 डायरेक्ट वो लिख लीजिए, और d का मान आपके पास क्या है, 4 है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए आपके पास कितना हो जाएगा, 19 को 4 बार गुना करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 57, सॉरी 57 नहीं 76 है ना, 3 + 76, तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर है वो 79 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना है। इसी प्रकार ये देखिए आगे वाला प्रश्न आपके पास है वो क्या दे रखा है, x + 1 2x + 5 x + 9 समांतर श्रेणी में है। तो 10वां पद आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे, है ना, इसको आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। इस प्रश्न के अंदर आपको T10 का मानव निकालना है ना, T10 का मानव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देखिए ऊपर भी हमने बात की है, समांतर श्रेणी के अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए आपके पास समांतर श्रेणी के अंदर थोड़ा सा आप लिख लीजिए ना, साइड के अंदर वो लिख लीजिए, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास यदि ABC समांतर श्रेणी में है ना, ABC समांतर श्रेणी में, तो आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अंतर है ना क्रमागत पदों का अंतर वो क्या रहता है, समान ही तो रहता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए B- का A और C- का B, अंतर क्या आएगा, समान ही तो आएगा। ये देखिए ये पहला पद है समांतर श्रेणी का, ये दूसरा पद है। थोड़ा सा एग्जाम्पल से आप बताऊं तो ये देखिए 2 4 6 ये 3 संख्या है, ये A है, ये B है, ये C है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 - 2 है ना, और यहाँ पर ये देखिए 6 - का 4 बराबरी तो आएगा। ये देखिए 4 - 2 और 6 - 4 = 2। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की है। अगर आपके पास ABC समांतर श्रेणी में है तो आप क्या लिख सकते हैं, B - A = C - B। इसको आप थोड़ा सा ना पक्षांतरण करो तो ये देखिए B है इस साइड आएगा तो 2B, और A है उस साइड जाएगा तो A + C। तो ये कंसेप्ट आपको है ना काम में लेना है। यदि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो उसका मतलब क्या है, 2B है ना, बीच वाले का दुगना वो आसपास वाले के जोड़ के बराबर होगा ना, 2B = A + C। तो यही कंसेप्ट है वो यहाँ पर आपको काम में लेना है। तो यहाँ पर ये तो क्या है, A है, ये आपके पास क्या है, B है, ये आपके पास क्या है, C है। अगर ये भी नहीं ध्यान में रहे तो आपको ये तो कंसेप्ट वो क्लियर है ही कि क्रमागत संख्याओं का जो अंतर होता है वो क्या रहता है, समान रहता है ना। तो यहाँ पर ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं,
सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये देखिए x का मान वो निकालना पड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि पहला पद कौन सा है ना, d का मान वो कितना है। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या आएगा, क्रमागत पद 2x प्लस 5 माइनस का अंदर क्या आएगा आपके पास x प्लस 1, और ये देखिए ये किसके समान आएगा, x प्लस 9 माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब ये देखिए इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये देखिए डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 2x में से x घटाएंगे तो x आ जाएगा, और 5 में से 1 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए x में से माइनस का 2x है तो माइनस का x बचेगा, और 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, वो 4 बचेगा। ठीक है, x वो एक साइड कर लीजिए, तो x प्लस x 2x। ठीक है, 1 मिनट, क्या गलती कर दी, 5 माइनस का 1, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 माइनस का 5, शायद पर्सन को लिखने के अंदर तो मिस्टेक नहीं कर दी है मैंने, नहीं सही है ना। ये देखिए यहाँ पर x प्लस 4 आएगा और माइनस का x है। ठीक है, और 9 माइनस का 5 तो 4 आ जाएगा, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 4 से 4 वो कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आपके पास वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 0 आ गया। ठीक है, x बराबर 0 यहाँ पर वो लिख दीजिए, तो आपके पास ये देखिए समांतर श्रेणी वो क्या बन जाएगी, x की जगह 0 लिखेंगे तो समांतर श्रेणी आपके पास क्या आ जाएगी, 1 है, फिर 5 है, फिर 9 है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास देखिए a का मान प्रथम पद आ गया है ना, और d है वो सार्वंतर, 5 में 1 घटाए चाहे आप 9 में से 5 घटाओ, बात क्या है, एक ही तो है। तो ये देखिए डी का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो आराम से आप टी 10 निकाल सकते हैं। तो ये देखिए प्रथम पद आपके पास क्या है, 1 है। ठीक है, और n-1 मतलब 10 माइनस 1 9। ठीक है, और डी का मान आपके पास क्या है, 4 है। तो ये देखिए 9 को 4 से गुना करेंगे तो आपके पास वो कितना आ जाएगा, 36, और प्लस 1 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 37। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट है वो नहीं करना आपको। यहाँ पर आपके पास है वो समांतर श्रेणी अक्ष के पदों में है, तो सबसे पहले आपने बेसिक सा एक कंसेप्ट लगाया, वहाँ से आपके पास वो अक्ष की वैल्यू आई, अक्ष का मान यहाँ पर आपने लिख दिया, तो आपके पास समांतर श्रेणी बन गई, जिसका प्रथम पद आपके पास आ गया, सार्वंतर आपने निकाल लिया, और फॉर्मूला आपके पास है, उसके अंदर मान लिखते ही आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखिए एक बेसिक सा क्वेश्चन ये भी बनता है, जो पहले 2011 के आसपास इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसे प्रश्न आने की संभावना कम ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसके अंदर समांतर श्रेणी का तीसरा पद आपको दे रखा है ना, t3 बराबर 3। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए 11वां पद आपको दे रखा है, तो t11 बराबर आपको क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, और आपसे वैल्यू पूछी है 17वां पद है ना, t17 का मान वो पूछा आपसे, तो कैसे निकालेंगे, वही बेसिक सा कंसेप्ट है। ये देखिए t3 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस n-1d है ना, ये तो फॉर्मूला होता है एनवा पद निकालने का। इसी प्रकार से यहाँ पर n की जगह आप क्या लिख दो, है ना, डायरेक्ट ही कर लीजिए, है ना, n की जगह आपको क्या लिख दो, n, ये देखिए n बराबर 3 है, तो ये देखिए 3 माइनस का 1 2d है ना, तो ये देखिए डायरेक्ट ही कर लीजिए, यहाँ पर ये देखिए क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा। इसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर 11वां पद है, तो a प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, 10d आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, देखिए n पद निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, a प्लस n-1d, और यहाँ पर आपको पर्सन के अंदर तीसरा पद दे रखा है, तो n की जगह 3 माइनस 1 है ना, 2 हो गया, और इसी प्रकार 11वां पद दे रखा है, तो ये देखिए n की जगह 11 लिखेंगे तो 11 माइनस 1 10d हो गया। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर माइनस ये माइनस है ना, तो ये देखिए a से a तो है वो कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस का 7 कितना आ गया, माइनस का 4, और 2 माइनस का 10d कितना आ जाएगा, माइनस का 8d आ जाएगा, माइनस माइनस वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, d का मान आपके पास आ गया 1/2 है ना, और इसी प्रकार आप ये देखिए इसके अंदर d की वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ से आपके पास वो a का मान आ जाएगा, तो d बराबर 1/2 लिखेंगे, तो ये देखिए है ना, ये देखिए 3 बराबर a प्लस 2, और ये देखिए 1/2, 2 से 2 हो कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू हो कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 1 बराबर 2, तो a का मान आपके पास आ गया, d का मान आपके पास आ गया, तो आप आराम से t17 का मान वो निकाल सकते हैं। तो t17 बराबर आपके पास वो क्या आ जाएगा, a प्लस, या फिर डायरेक्ट ही वैल्यू हो लिख दीजिए ना, तो a का मान तो आपके पास 2 है, प्लस n माइनस का मान, तो n की वैल्यू कितनी है 17, 17 माइनस 1 16, और d का मान आपके पास क्या है 1/2। तो ये देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए 2 से 8, ठीक है, 8 प्लस 2 10, 10 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक सा प्रश्न है, लेकिन एग्जाम के अगर अनुसार आप देखेंगे तो करंट के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट हो लगा लीजिए कि समांतर श्रेणी का पीवा पद आपके पास 1/q है ना, क्यूवा पद 1/p है, तो p प्लस क्यूवा पद क्या होगा। ठीक है, तो एक तो ये देखिए तरीके से हम करते हैं ना, कि तरीका लगाएंगे कि पीवा पद आपको दे रखा है ना, क्यूवा पद दे रखा है, तो पीवा पद का फॉर्मूला लगा दिया, क्यूवा पद का फॉर्मूला लगा दिया, जैसे हमने ये प्रश्न किया ना, इसी प्रकार से ये हो जाएगा। कॉमन तरीका तो ये है, और शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम कॉमन तरीके से कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास टी पी है ना, पीवा पद आपको दे रखा है 1/q, इसी प्रकार ये देखिए क्यूवा पद आपको दे रखा है टी क्यू बराबर 1/p है ना, और आपसे पूछा क्या गया है टी पी प्लस क्यू हो पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर सेम टू सेम जो हमने यहाँ पर किया है ना, ये देखिए a प्लस 2d, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है और सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस, और ये देखिए
n की जगह क्या है, p है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा p माइनस का 1d। इसी प्रकार यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस क्यू माइनस का 1d, है ना। अब ये देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर माइनस, ये माइनस, तो वापस से ए से तो वो कैंसिल हो गया, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/q माइनस 1/p, है ना। और इस साइड आपके पास आ जाएगा डी, तो आपने कॉमन ले लिया, p माइनस का 1 और माइनस q और प्लस 1, तो यहाँ से देखिए 1 से 1 हो कैंसिल। और ये देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, तो नीचे एलसीएम तो आपके पास क्या आ गया, पी क्यू आ गया। और ये देखिए p माइनस का q बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, डी p माइनस का q। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर ये डी लिख दिया, वैसे कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल है, लेकिन ये देखिए तरीके से आप करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसमें लग जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले ये देखिए इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आपके पास ये देखिए डी का मान कितना आ जाएगा, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो गया, और डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1/p क्यू। वापस से वही काम आपको करना है ना, यहाँ पर वो लिख दीजिए। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट वो लिख रहा हूँ ना, आप थोड़ा तरीके से वो लिख लेना नोट्स के अंदर। तो 1/q बराबर a प्लस p माइनस का 1, और साथ में डी की वैल्यू आपके पास क्या है 1/pq। अब ये देखिए इसको ना पक्षांतरण करके वापस से आपको a का मान निकालना है, और फिर ये देखिए वापस से वही सेम टू सेम जैसे इस प्रश्न में किया था ना, a का मान निकाला, d का मान निकाला, और t सत्र की वैल्यू आ गई। उसी प्रकार से यहाँ पे a का मान निकालो, है ना, और ये देखिए d का मान निकालो, और उसके बाद आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, टी पी प्लस क्यू की है वो वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये देखिए सेम टू सेम वही काम यहाँ पर आपको करना है। तो 1/q बराबर a प्लस, और ये देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा p/pq, है ना, कोष्ट को ओपन कर दिया, फिर माइनस का 1/pq आ जाएगा। तो p से p है ना कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1/q, और इस साइड भी क्या है 1/q है, तो 1/q से 1/q क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई 1/pq, ठीक है। ओके, ये देखिए कैसे आया, थोड़ा सा वापस से देख लीजिए, है ना। ये देखिए 1/q बराबर a प्लस p माइनस 1, और गुणा के अंदर आपके पास क्या है 1/pq है। कोष्टक आपने ओपन कर दिया, तो p/pq, तो p से p कैंसिल आउट, ठीक है। इसी प्रकार माइनस का 1/pq, और फिर ये देखिए 1/q यहाँ पर है और 1/q यहाँ पर है, तो इस साइड आप लेकर आएंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो 1/q माइनस 1/q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए इस प्रकार हमने डायरेक्ट वो कर दिया। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई, आपके पास वो d की वैल्यू आ गई। तो आपको निकालना क्या है, टी पी प्लस क्यू है वो निकालना है। तो ये देखिए वापस से लिख दीजिए इसके अंदर, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1/pq, ठीक है। एन माइनस 1, एन की वैल्यू क्या है p प्लस क्यू, तो ये देखिए p प्लस क्यू माइनस का 1, और डी की वैल्यू आपके पास क्या है 1/pq, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए 1/pq प्लस p/pq, है ना, प्लस q/pq, और माइनस का 1/pq, है ना। कोष्ट को ओपन किया और कुछ नहीं किया है, और इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए p से p कैंसिल आउट, q से q कैंसिल आउट, तो आपके पास टी पी प्लस क्यू का मान हो कितना आ जाएगा 1/q प्लस 1/p। इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, तो आपके पास पी क्यू एलसीएम आ गया, और ऊपर भी क्या आ गया p प्लस क्यू आ गया। एक तो ये देखिए तरीके से करेंगे तो इतना बड़ा है ना करना पड़ेगा, लगभग 2 मिनट हो लग जाएंगे। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। ये तो तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अभी देखिए इसके ऑप्शन बनाते हैं ना, ऑप्शन ये आपके ऐसा नहीं बुक के अंदर भी दे रखा है, और ऐसा क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, एग्जाम में भी क्या पता आया हुआ होगा, ठीक है। मैं चेक करूंगा कल, है ना। कल वाले वीडियो के अंदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन हम करने वाले हैं ना, समांतर श्रेणी से संबंधित, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन में बनाता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, वैसे कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, लेकिन इस कैलकुलेशन के अंदर पी क्यू है ना, ए है डी है, तो थोड़ा सा टाइम वो लग जाता है। वो टाइम आपको पता ही है, थोड़ी शॉर्टेज हो रहती है ना, सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो। तो आपके पास सबसे पहला जो राइट ऑप्शन है उसको हम लिख लेते हैं p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है। और एक ऑप्शन हमेशा आपको जीरो है वो देखने को मिलता ही है ना, देख लेना, आप पुराना पेपर देखेंगे तो एक ऑप्शन जीरो फिक्स रहता है, p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। एक मान लीजिए p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है। एक मान लीजिए कुछ भी, जैसे p प्लस क्यू हो मान लीजिए, ठीक है, या p माइनस क्यू मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये तो गलत है, आप सबको पता है। अब देखिए एग्जाम में आप कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या बनती है इसकी, ठीक है। ये देखिए शॉर्ट ट्रिक है वो क्या बनती है इसकी, यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये देखिए पीवा पद आपको 1/q हो दे रखा है, इसी प्रकार क्यूवा पद आपको 1/p हो दे रखा है। तो आपको पीवा पद है ना, p बराबर कुछ भी मान लीजिए आप, है ना, अर्थमेटिक के अंदर कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि 1 2 3 आप गणितीय संख्या ले लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन के अंदर वो है ना ईजी हो जाएगा, और p और q के अंदर थोड़ा सा ना आप सबको पता है कि चक्कर पड़ता है, और फिर गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमने मान लिया कि p बराबर तो जैसे 1 मान लिया, और q बराबर हमने क्या मान लिया 2 मान लिया। अब यहाँ पर आप ये देखिए पीवा पद मतलब पहला पद आपके पास क्या आएगा, है ना, तो ये देखिए पहला पद,
पहला पद आपके पास क्या आ जाएगा 1/q है, q की वैल्यू आपके है वो क्या मानी है 2 मानी है, देखिए माना, ठीक है, माना p बराबर 1 है, q बराबर 2 है, तो पहला पद आपके पास क्या आ गया 1/2। इसी प्रकार से दूसरा पद आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा पद है 1/p, p का मान क्या है आपके 1 मान है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए पहला पद आ गया और दूसरा पद आ गया, ठीक है, इसको ये देखिए t1 लिख लो ना, t1 बराबर 1/2 और दूसरा पद आपके पास t2 बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, है ना, इस प्रकार से लिख लो ताकि रिवीजन करो ना। मान लीजिए 2 महीने 3 महीने 5 महीने बाद आप वापस से रजिस्टर को देखो तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या लिखा था उस टाइम, है ना, वापस से वीडियो देखने की जरूरत हो ना पड़े, है ना। तो देखिए t1 पहला पद आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर q की वैल्यू रख दी, p की वैल्यू रख दी, तो 1/2 और आपको निकालना क्या है p प्लस q, मतलब ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे p का मान 1 है, q का मान क्या है 2 है, तो आपको t3 का मान वो निकालना है ना। ये देखिए 2 + 1 3 ही तो हुआ, तो t3 की वैल्यू आपको ना पूछी गई है, तो कैसे करेंगे, t1 आपके पास है, t2 आपके पास है, तो d का मान वो निकाल लीजिए। d का मान वो कैसे आएगा, वही सेम टू सेम है ना, दूसरे पद में से पहला पद वो घटा दीजिए, तो 1 माइनस का 1/2, तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। अब आराम से आप t3 का मान वो निकाल सकते हैं, आपके पास ये देखिए सार्वंतर है, ये आपके पास पहला पद है दूसरा पद है, तो तीसरा पद आपके पास वो क्या आएगा, ये देखिए ये 1/2 है, ये आपके पास क्या 1 है, तो तीसरा पद इसमें 1/2 है वो जोड़ दीजिए, तो 1 + आधा कितना हो जाता है ना, 1.5 हो जाता है, ठीक है, मारवाड़ी भाषा में बात करें तो 1 + आधा 1.5, और या फिर अगर आप सही लिखना चाहिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 है वो आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया समझ में आ गया है ना। तीसरा पद आपके पास ये देखिए डी का मान आपने निकाल लिया, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो 1 - 1/2 1/2 आ गया, और ये देखिए दूसरे पद में सार्वंतर आप जोड़ देंगे, ये देखिए हमने शुरू में बात की थी ना a + d a + 2d, है ना, तो इस प्रकार ये तीसरा पद है, डी का मान आपके पास क्या 1/2 है, a का मान आपके पास क्या 1/2 है, तो ये देखिए 1/2 2, है ना, और डी का मान भी 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2 हो गया। अब ये आपने निकाल लिया, अब ऑप्शन के अंदर वो मान लिख लीजिए, तो ये देखिए 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि मान कितना आना चाहिए 3/2 आना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए p का मान 1 है, q का मान 2 है, तो 1 - का 2 और नीचे क्या आ जाएगा, दोनों गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ से माइनस का 1/2 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देखेंगे तो p + q आपके पास कितना आ रहा है 2 + 1 3, ये भी नहीं हो सकता। और इसके अंदर आप देखेंगे तो p का मान आपने क्या माना था 1 माना था, है ना, 1 + q का मान आपने क्या माना था 2 माना था, और नीचे p q दोनों गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो ये देखिए 2 + 1 3/2, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन वो कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन हो सकता है इस प्रकार से, है ना, जो भी आपको रेडी दे रखी है या जो भी आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पर p और q दे रखा है तो p बराबर 1 q बराबर 2 लेके हमने कर लिया। इसी प्रकार से हम 3-4 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको आराम से वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से, है ना, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, वीडियो जब शुरू किया था उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के अंदर वही पैटर्न आपको याद आएगा। अगर आपको शॉर्ट टिक के माध्यम से ये चीज़, है ना, एग्जाम में अगर आपको काम में लेनी है तो कंप्लीट क्वेश्चन आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस वो करनी है, तभी ये तरीका आप एग्जाम के अंदर फॉलो कर पाएंगे। वरना जो मैंने पहले बताया था उसी प्रकार से आप वो एग्जाम में करेंगे तो लगभग 2 मिनट वो लग जाएंगे, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये लगभग 20 से 30 सेकंड के अंदर आराम से आप क्वेश्चन वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए एक ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है वो लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये देखिए आपको क्या दे रखा है, कोई श्रेणी वो दे रखी है, ठीक है, ये देखिए श्रेणी दे रखी है ना, श्रेणी -8 + 18 आयोटा, आयोटा क्या होता है काल्पनिक संख्या होती है ना, -6 + 15 आयोटा, -4 + 12 आयोटा का कौन सा पद शुद्ध अधिकल्पित संख्या होगा। अब ये देखिए एकदम पेवर हिंदी मान सकते हैं ना, शुद्ध हिंदी, लेकिन आप सबको पता है कि साथ में इंग्लिश के अंदर भी आपका पेपर आएगा तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए प्योर इमेजिनरी नंबर आपसे पूछा है कि इससे जो श्रेणी आपको दे रखी है ना, सबसे पहले तो आपको चेक करनी पड़ेगी। अब तो हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता है कि ये समांतर श्रेणी है, एग्जाम के अंदर, है ना, नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि दी हुई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है, हरात्मक श्रेणी है ना, तो वहाँ से आपके पास पता किसी चलेगा, सार्वअंतर निकाल लो या सार्वअनुपात निकाल लो, अगर वो समान है तो आपके पास वो श्रेणी आ जाएगी, है ना, समांतर है या गुणोत्तर है, जो भी श्रेणी आपको दे रखी होगी वो श्रेणी आ जाएगी। और फिर यहाँ पर आपके पास प्योर इमेजिनरी, है ना, शुद्ध अधिकल्पित इमेजिनरी संख्या आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बेसिक, है ना, आपके पास ये देखिए जो आप सम्मिश्र संख्या के अंदर देखेंगे ना तो वहाँ पे आपके पास z बराबर अल्फा प्लस आइटा बीटा के रूप में ना सम्मिश्र संख्या वो लिखी जाती है। तो यहाँ पर ये अल्फा तो क्या होती है, मान लीजिए अल्फा प्लस आइटा बीटा है, इसके अंदर मान लीजिए अल्फा बराबर 0, तो आपके पास क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक संख्या ही तो आएगी, आइटा बीटा बचेगा, है ना, तो ये तो क्या हो जाएगी आपकी शुद्ध काल्पनिक संख्या हो जाएगी, है ना। और इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास बीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए, है ना, सम्मिश्र संख्या में, तो आपके पास क्या बचेगा, z बराबर अल्फा बचेगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, शुद्ध वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ये चेक करना है
कि ये कौन सी श्रेणी है ना, फिर वहाँ से आपके पास कौन सा पद मतलब n की वैल्यू पूछी गई है, n का मान हम निकाल लेंगे। और फिर यहाँ पर आपके पास शुद्ध अधिकल्पित संख्या पूछी है, मतलब प्योर इमेजिनरी नंबर आपसे पूछा गया है। तो इमेजिनरी नंबर पूछा गया है तो जो भी आपके पास वास्तविक संख्या आएगी उसको हम 0 के बराबर ले लेंगे। तो आपके पास क्या बचेगी, z बराबर आइटा बीटा फॉर्म में आएगा उत्तर, मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगी, शुद्ध अधिकल्पित संख्या वो हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए करते हैं, एकदम आसान प्रश्न है, थोड़ा सा ये कंसेप्ट आपको बताना था, क्या पता इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, है ना। आप देखते हैं जो लेटेस्ट पैटर्न है एग्जाम का, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि श्रेणी के अंदर जैसे है ना समिति संख्या को घुसा दिया या फिर कोई त्रिकोणमिति को घुसा दिया, इस प्रकार के क्वेश्चन वो थोड़े ज़्यादा आते हैं वर्तमान में। तो ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले ये देखिए पहला पद तो आपके पास ये देखिए ए का मान, या फिर सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है ना। तो ये देखिए आप समांतर श्रेणी के लिए मैंने क्या बताया, A2 - A1 कर लो या फिर A3 - A2 कर लो, तो ये तो आपके पास क्या आ जाएगा, सारवंतर आ जाएगा। तो ये देखिए डी का मान हम निकालते हैं, डी का मान -6 + 15 आइटा, ठीक है, और ये देखिए -8 + 18 आइटा, ठीक है। तो ये देखिए इसको आप घटाएंगे तो -6 है और माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया, 8 हो गया, तो प्लस की वैल्यू तो क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। इसी प्रकार 15 आयोटा माइनस का 18 आयोटा, तो यहाँ से आपके पास -3 आयोटा क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखिए अगर ये है ना एग्जाम के अंदर, मैंने आपको बताया ना एग्जाम के अंदर तो पता नहीं चलेगा, तो देखिए आगे आप देखेंगे तो इसको घटा के और देख लीजिए कि आपके पास सार्वंतरों समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो -4 डायरेक्ट हम कर लेते हैं ना, -4 इसको आप घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 6, तो ये देखिए 2 ही आ रहा है, ठीक है। 12 आयोटा और माइनस के अंदर 15 आयोटा, तो ये देखिए -3 आयोटा, मतलब ये देखिए सार्वंतर क्या है, समान है, मतलब समांतर श्रेणी है। तो डी की वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है। इसी प्रकार से आप ए का मान आपके पास क्या है, प्रथम पद है वो -8 + का 18 आयोटा है। तो ये देखिए आप क्या निकाल लो, अब इसका एनवा पद वो निकाल लो, कौन सा पद ही तो पूछा है, मतलब एन की वैल्यू पूछी है। तो ये देखिए आपके पास टी एन का मान फॉर्मूला क्या है, a + n - का 1d। ए की वैल्यू आपके पास क्या, -8 + का 18 आयोटा, n - का 1, और डी की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 - का 3 आयोटा, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए तो -8 है प्लस का 18 आयोटा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए 2n - का 3n आयोटा, या फिर थोड़ा सा डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं ना। ये देखिए n को इस प्रकार से ओपन करने की मेरे हिसाब से आवश्यकता वो नहीं है, थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 मिनट, है ना, डायरेक्ट कर लो ना, इमेजिनरी नंबर वो एक तरफ कर लो, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये देखिए समिश्र संख्या z बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूप में लिखी जाती है, और यहाँ पर आपसे शुद्ध काल्पनिक संख्या पूछी है, तो वास्तविक संख्या जो भी होगी इसको हम 0 के बराबर कर लेंगे, और वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा। तो जो वास्तविक संख्या उनको एक तरफ कर लीजिए और जो भी काल्पनिक संख्या उनको एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, -8, और ये देखिए n को आप ये देखिए 2 से आप गुणा करेंगे तो ये देखिए +n - 2, ठीक है। और काल्पनिक संख्या में से आइटा आप कॉमन ले लीजिए या फिर रहने दीजिए, है ना, कोई फर्क वो नहीं पड़ता है। तो ये देखिए आइटा आपने कॉमन ले लिया, वैसे अगर लेना चाहें तो इसको आप सरल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18 तो ये रहा, है ना। और ये देखिए यहाँ से आप देखेंगे, 1 मिनट थोड़ा ओपन हो कर लीजिए वरना गलती हो जाएगी, है ना, ठीक है, एक स्टेप वो बढ़ेगी, कोई बात नहीं है ना। -8 + का 18 आयोटा, और इसको आप गुणा करेंगे तो ये देखिए 2n - का 3n आयोटा -2, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का 3 आयोटा, ठीक है। अब ये देखिए वास्तविक संख्या एक तरफ कर लो और काल्पनिक संख्या को एक तरफ कर लो, तो -8 + का 2n, और ये देखिए -8 है -2 है तो -10 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पर, -10 + का 2n, ठीक है। ये देखिए ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या हो गई और ये वास्तविक संख्या हो गई, और ये बची हुई है क्या, काल्पनिक संख्या, तो इनको एक तरफ कर लीजिए। तो आइटा तो हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचेगा, 18 तो ये रहा, 3 ये रहा, तो 21, है ना, और माइनस के अंदर क्या आएगा, 3n आएगा। अब आपसे क्या पूछा है, शुद्ध अधिकल्पित नंबर वो पूछा है, तो कौन सा पद होगा, तो ये देखिए जो भी वास्तविक संख्या जो एल्फ है उसको हम क्या कर लेंगे, 0 के बराबर वो ले लेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 2n शुद्ध काल्पनिक संख्या के लिए, है ना। ये देखिए इस प्रकार से लिख लीजिए ताकि बाद में आप देखें वापस से तो समझ में आ जाए, शुद्ध काल्पनिक संख्या के लिए 2n - का 10 बराबर 0, और यहाँ से आपके पास है, ये देखिए ऊपर लिख देता हूँ, 2n बराबर 10 और n बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, n बराबर 5। अब मान लीजिए आपसे पूछ ले कि शुद्ध वास्तविक संख्या क्या होगी, तो ये देखिए पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए, साथ के साथ वो यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, नीचे थोड़ी सी जगह वो नहीं है ना, या फिर जगह वो बना लेते हैं, ठीक है।
तो ये देखिए साथ के साथ ये भी लिख लीजिए, शुद्ध वास्तविक संख्या। शुद्ध वास्तविक संख्या के लिए आप क्या करेंगे, शुद्ध वास्तविक संख्या के लिए आप जो भी काल्पनिक संख्या उसको 0 के बराबर कर देंगे, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, वास्तविक संख्या वो बचेगी। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 21 माइनस 3n बराबर 0, ठीक है। और यहाँ से 3n बराबर क्या आ जाएगा 21, और n बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता तो n का मान क्या हो जाता, 7 हो जाता। और आपसे अभी क्या पूछा है, शुद्ध काल्पनिक संख्या के लिए पूछा है, तो ये आपके पास क्या n बराबर 5 है, वो कौन सा पद होगा, पांचवा पद इस श्रेणी का क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास काल्पनिक संख्या बचेगी, है ना, कोई भी वास्तविक नंबर हो उसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से आप वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखिए अगला प्रश्न आपके पास है वो क्या है, समांतर श्रेणी का nवां पद आपको दे रखा है ना, nवां पद 2n+7 दे रखा है, और श्रेणी का सारवंतर मतलब d का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए मैंने आपको सारवंतर निकालने के 2-3 फॉर्मूले बताए थे, उनमें से कोई सा भी आप वो काम में ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए nवां पद दे रखा है, तो सारवंतर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, an या फिर tn, है ना, और माइनस tn-1, या फिर आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, an-an-1, है ना। अभी देखिए nवां पद आपको दे रखा है 2n+7, और माइनस का निशान, और n की जगह n-1 कर दो, तो ये देखिए 2, और यहाँ पर ये बड़ा कोष्ठक कर लो, और ये देखिए n-1 और ये 7, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए तो आपके पास तो सारवंतर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 2n+7 माइनस, इसको आप देखिए सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2n माइनस का 2, है ना। तो ये देखिए माइनस है वो बाहर भी है, तो माइनस का 2n, और ये देखिए माइनस का 2 प्लस का 7 है, तो प्लस का 5 है, और माइनस बाहर है तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए 2n से 2n वो कैंसिल आउट, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, ठीक है। 2 आपके पास है वो क्या आ जाएगा, सारवंतर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट n बराबर 1 ले, है ना, n बराबर 1 को लिख लीजिए। ये देखिए 1 मिनट, जैसे आपके पास वो क्या दे रखा है, tn, है ना, nवा पद है, तो tn बराबर आपको दे रखा है 2n+7। यहाँ से आप n बराबर 1 लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहला पद आ जाएगा। तो ये देखिए t1 का मान आपके पास n बराबर 1 लिखेंगे तो 2 + 7 9, ठीक है। और इसी प्रकार n बराबर 2 लिखेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा समांतर श्रेणी का। तो t2 बराबर ये देखिए आपके पास 2 × 2 मतलब 4, 4 + 7 11। तो यहाँ पर ये देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो यहाँ से भी सारवंतर आपके पास क्या आ जाएगा, t2 - t1 करेंगे तो 11 - का 9 2, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तरीका है वो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे आपको कोष्टक को हल करना पड़ा, और हो सकता है कोई गड़बड़ हो जाए, माइनस की जगह प्लस लेते ही दूसरा आंसर मिलेगा, और वो ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। ये खासियत होती है, जो कोई भी पेपर बनाता है, जो गलत आंसर या प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह प्लस है, गुना है, कुछ थोड़ा सा भी चेंजेस करते ही सबसे पहले वो पहला ऑप्शन ही मिलेगा, ताकि आप ध्यान ना दें और डायरेक्ट वो आंसर कर दें और गलत हो जाए 80%। तो मेरे हिसाब से ये तरीका वो बेटर रहेगा, ठीक है। ये आपको सिर्फ और थोड़ा है वो ध्यान में रखना है। इसी प्रकार यदि प्रैक्टिस के लिए दूसरा प्रश्न आपके पास क्या है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, है ना, यहाँ पर n पदों का योग दे रखा है, मतलब Sn की वैल्यू दे रखी है ना, Sn बराबर 3n² + 2n। तो मैंने आपको ये देखिए आपके पास है, और यहाँ पर आपसे वापस से, है ना, d का मान वो पूछा है, तो d का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, है ना, 3 फॉर्मूले मैंने शुरू में लिखवा दिए थे, इससे बाहर कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। तो देखिए आपके पास सारवंतर निकालने का फॉर्मूला क्या था, S2 - 2S1। तो S2 का मान निकाल लीजिए n बराबर 2 लिख के, और S1 का मान निकाल लीजिए n बराबर 1 लिख के। तो यहाँ से देखिए S1 बराबर तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1, ठीक है। तो ये देखिए 3 + 2 5, और इसी प्रकार S2 बराबर, है ना, ये देखिए आपके पास वो क्या आ जाएगा, n बराबर 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, है ना। इसको सरल कर लीजिए तो 2 का वर्ग 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 + 4 16 आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर मान रख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। S2 बराबर 16 है, -2 S1 का मान है वो 5 है, तो 5 से 10 से 16 - 10 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। फिर ये देखिए अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट हो लगा लीजिए, ठीक है। ऐसा प्रश्न मैंने आपको ऊपर भी करवाया था ना, सीधा शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। देखिए ऑप्शन आपके पास वो एग्जाम में आएंगे, तो देखिए डायरेक्ट करते हैं, जैसे हमने ऊपर किया था उसी प्रकार इस प्रश्न को करेंगे। यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है कि समांतर श्रेणी का पीवा पदव क्यू दे रखा है, और क्यूवा पदव पी दे रखा है, और एक अलग ही पद दे दिया आरवा पद आपसे पूछा गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखिए सीधा करते हैं। पीवा पद p बराबर 1 हम मान लेते हैं, ठीक है। माना p बराबर 1, है ना, और q बराबर आपके पास जैसे 2 है वो मान लिया, ठीक है। और r बराबर जो आपकी इच्छा हो ना, 3 4 5 8 10 जो आपकी इच्छा हो, जैसे r बराबर हम क्या ले लेते हैं, 8 हो मान लेते हैं, ठीक है। r बराबर 8 ये आपने मान लिया ना, कोई नहीं है, आपकी इच्छा हो, p बराबर आप 5 ले लो, q बराबर आप 8 ले लो, r बराबर आप 2 ले लो, जो आपकी इच्छा है उस हिसाब से ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए मान रख दीजिए, तो आपके पास समांतर श्रेणी का पीवा पद है, मतलब
ये देखिए P बराबर आपने 1 ले लिया तो T1 बराबर तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और T2 बराबर ये देखिए Q पद आपको क्या बोला है P बोला है, तो Q बराबर 2 और P बराबर 1, तो T2 बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया। अब यहाँ से आप सार्वंतर निकाल ही सकते हैं, D बराबर है ना, वैसे सार्वंत्र की शायद मेरे हिसाब से हाँ फिर भी है ना जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए डी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा T2 माइनस का T1 मतलब माइनस का 1 आ जाएगा। इससे आप आर बराबर आपने क्या माना है 8 माना है, तो 8वां पद T8 बराबर आपके पास तो क्या आएगा ए प्लस, फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है ना, ये एक ही फॉर्मूला है ना, ये आपको थोड़ा सा वो ध्यान में रखना है, उससे आपका काम हो चल जाएगा। तो ये देखिए ए का मान रख दीजिए, पहला पद आपके पास क्या है 2 है, प्लस एन का मान आपके पास क्या है 8 है, 8 माइनस 1 मतलब 7, और डी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 1 है, ठीक है। इसको आप सरल कर लीजिए, 2 माइनस का 7 आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 5। अब ये देखिए ऑप्शन के अंदर वो मान रख दीजिए, जिससे भी माइनस का 5 मिले वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो जीरो तो होगा नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन वो गलत है। इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए, तो ये देखिए पी प्लस क्यू प्लस का 2 आर, पी का मान 1 क्यू का मान 2 मतलब 1 प्लस का 2 प्लस आर की वैल्यू हमने 8 मानी है, तो 8 गुना 2 16 मतलब ये देखिए प्लस ही आएगा मान, और आपके पास तो क्या आना चाहिए माइनस का 5 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसमें भी तीनों वैल्यू प्लस है, ये भी नहीं होगा। इसके अंदर वैल्यू के अंदर ये देखिए मान और रखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो पी बराबर 1 क्यू बराबर 2 और आर की वैल्यू क्या माइनस का 8 है, तो देखिए 3 माइनस का 5 क्या आएगा माइनस का 5, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, और जो आपकी इच्छा हो ना आर बराबर आप ये देखिए यहाँ पर कुछ भी ले लो, आर बराबर जैसे 4 ले लो है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से ही वैल्यू है ना सही होगी। जैसे ये देखिए पी प्लस क्यू, पी का मान 1 क्यू का मान 2 और आर का मान जैसे आप माइनस का 4 लेंगे ना, तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा माइनस का बनाएगा। अब यहाँ पर भी आप वो देख लीजिए है ना, T8 की जगह ये देखिए आर बराबर जैसे आप क्या लेंगे, आर बराबर आपने 4 माना है, तो ये देखिए आज क्या आ जाएगा T4 आ जाएगा, ए का मान 2 है प्लस एन माइनस 1, तो 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और डी की वैल्यू क्या है माइनस का 1 है, तो देखिए 2 माइनस का 3 क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, ठीक है। जो आपकी इच्छा हो ना 5 मानो 10 मानो 15 मानो 20 मानो, जो आपकी इच्छा हो उस हिसाब से लेके इस प्रकार से आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं ना 20 या 30 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना, इस प्रकार से आपको ऑप्शन से क्वेश्चन वो करना आना चाहिए। ओके, ये देखिए सिंपल सा जो मैंने आपको ऊपर है ना फॉर्मूला लिखाया था, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये देखिए आपके पास क्या इसमें एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि आपके पास प्रथम पद दे रखा है आपको, और ये देखिए अंतिम पद भी दे रखा है। या फिर जो प्राकृत संख्याओं का योगफल का जो आपके पास फॉर्मूला है 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, बराबर एन इंटू एन प्लस 1/2, इस फॉर्मूले से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये देखिए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 आ जाएगा, तो 100 इंटू 101 और नीचे 2, तो ये देखिए 50 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं ना। ये देखिए ए का मान है आपके पास, एल का मान है, तो देखिए एन की वैल्यू तो कितनी आ जाएगा 100 है ना, 100/2 और ए प्लस एल 1 प्लस और 100 है ना, ये देखिए 1 प्लस 100, तो यहाँ से भी आपके पास क्या आएगा 50 इंटू 101, और यहाँ से भी आपके पास क्या था 50 इंटू 101, ठीक है। इसको गुना कर लेना, ये आपके पास क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये देखिए एक और क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो श्रेणी का nवां पद, मतलब ये देखिए आपको एस एन की वैल्यू दे रखी है ना, एस एन की वैल्यू आपको दे रखी है 2n² प्लस 3n, और आपसे श्रेणी का nवां पद पूछा है ना, tn की वैल्यू पूछी है, तो किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले ये देखिए एक तो तरीका कौन सा है, Tn बराबर क्या होता है, ये देखिए Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1d है ना, तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, एक तो पहला पद चाहिए है ना, और पहला पद वो किसके बराबर होता है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि पहला पद S1 ले लो चाहे A1 ले लो या फिर T1 ले लो, एक ही मतलब है ना, तीनों का मान क्या आता है बराबर ही आता है। एक आपको सार्वंतर चाहिए, तो ये देखिए आप क्या निकाल लो T1 निकाल लो T2 निकाल लो, या फिर डायरेक्ट भी आपके पास तरीका है, अगर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा है तो सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या है, D बराबर S2 माइनस 2S1, जो आपका मतलब मनपसंद तरीका है उसको आप फॉलो करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले n बराबर 1 लिखेंगे, तो S1 का मानो कितना आएगा, S1 का मानो कितना आएगा, S1 बराबर ये देखिए 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 है ना, तो ये देखिए 5 आ जाएगा। और S2 बराबर आपके पास क्या आएगा 2 का वर्ग 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 8 प्लस 3 इंटू 2 है ना, तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए D बराबर 14 माइनस 10, तो आपके पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, तो इसके अंदर वो मान रख दीजिए। तो Tn बराबर आपके पास क्या आएगा, ए का मान तो कितना है आपके पास, ए का मान तो है यहाँ पर ये देखिए ए का मान तो S1 के बराबर है, तो 5 प्लस एन माइनस 1 है ना, और डी का मान आपके पास क्या है 4 है, इसको आप सरल कर लीजिए, तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 4n और प्लस के अंदर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आपके पास क्या है राइट आंसर है। तो आराम से आप कर सकते हैं ना, एकदम बेसिक पर्सन है, आराम से आप वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात वो नहीं है, ठीक है।
इसी प्रकार ये देखिए आगे वाला प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं उलझाने वाले, है ना। पी व पद 1/q, क्यू व पद 1/p, तो पी क्यू पदों का योगफल है। और ये 11वीं वाली बुक के अंदर ऐसे कैसे वो दे रखे हैं ना, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, तो वहाँ से आप वो इनका है ना सोल्यूशन वो देख लेना। अगर कोई नहीं समझ में आए, और आपको बुक की तरीके से नहीं करना, इस प्रकार जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई ना, इस हिसाब से आप वो करेंगे। तो ये देखिए इसको भी दोनों प्रकार से हम करते हैं। सबसे पहले तो तरीका क्या है आपके पास, है ना, पीवा पद आपको दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर आपके पास समांतर श्रेणी का पीवा पद है 1/q और क्यूवा पद है 1/p। तो पी क्यू पदों का योगफल आपसे पूछा है, तो एक तो इसका क्या है, डायरेक्ट मेथड है ना, और एक आपके पास क्या है, इसका जो मतलब तरीका आपको लगाना। तो ये देखिए सबसे पहले टी पी, है ना, टी पी आपको दे रखा है 1/q। इसी प्रकार क्यूवा पद आपको दे रखा है टी क्यू बराबर आपको दे रखा है 1/p, है ना। और आपसे पी क्यू पदों का मतलब एस पी क्यू का मान आपसे पूछा गया है। तो ये देखिए यहाँ पर टी पी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, टी एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 और डी आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 डी आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ए से ए हो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, 1/q माइनस 1/p बराबर, और यहाँ पर आपने डी को कॉमन ले लिया, तो p माइनस का 1 माइनस का q प्लस का 1। ठीक है, एक से एक कैंसिल। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पी क्यू आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो p माइनस क्यू डी और p माइनस क्यू। ठीक है, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/pq। ठीक है, एक तो ये देखिए सबसे पहले तो हम तरीका देख रहे हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन होता है, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक जो ऑप्शन लेके ऑप्शन से किस प्रकार वो निकाल सकते हैं वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डी का मान निकाल लिया। अब इसी प्रकार आपको क्या किसका मान वो निकालना, अब ए का मान वो निकालना है। तो देखिए इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 1/q बराबर ए प्लस पी माइनस 1, और डी का मान आपके पास क्या है, 1/pq। ठीक है, कोष्टक ओपन कर लीजिए, तो ये देखिए ए प्लस p/pq माइनस का 1/pq। ठीक है, p से p कैंसिल, 1/q इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/q से 1/q कैंसिल आउट, a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/pq आ जाएगा। तो a का मान आपने निकाल लिया, d का मान आपने निकाल लिया, और आपको किसका मान निकालना है, एस पी क्यू का मान वो निकालना है। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर आपके पास फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस एन माइनस का 1d। ठीक है, इसके अंदर वो मान रख दीजिए, तो एस पी क्यू का मान निकालना है। तो देखिए एन की जगह क्या लिखना है आपको, पी क्यू लिखना है, तो पी क्यू बटा 2 टू ए का मान आपके पास क्या है, 1/pq, है ना। तो ये देखिए 1/pq प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा, पी क्यू माइनस का 1 आएगा। ठीक है, और डी का मान भी आपके पास क्या है, 1/pq है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो देखिए पी क्यू बाई 2/pq प्लस, है ना, कोष्टक को ओपन कर लीजिए, तो पी क्यू और माइनस का 1/pq। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये देखिए इसको थोड़ा सा आप और सोल्व करेंगे तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, वैल्यू पी क्यू बटा 2, और ये देखिए 2/pq है, ये यहाँ पर माइनस का 1/pq है, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 1/pq और प्लस का 1 हो बचेगा। ठीक है, वापस से एलसीएम ले सकते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, pq बटा 2 pq 1 प्लस pq। ठीक है, और इसको आप ओपन करेंगे तो देखिए पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस pq/2। अभी देखिए यहाँ पर ये आपके पास क्या है, आंसर है। ये तो आपके पास जो तरीका है इससे आप करेंगे तो लगभग 2 मिनट वो लग जाएंगे, और गलती होने की गुंजाइश भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब ये देखिए वापस से एक जो राइट ऑप्शन है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, और फिर ये देखिए इस प्रकार के आपको ऑप्शन वो दिए हुए आएंगे एग्जाम में। मैं इसको मिटा देता हूँ ना, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाया, बाकी कैलकुलेशन है। लेकिन पी क्यू, मैंने कहा ना इसके अंदर थोड़ी सी उलझन हो सकती है, पी क्यू है, इसकी जगह मान लीजिए आपके पास प्लस की जगह माइनस आ गया, तो पूरा 2 मिनट है वो बर्बाद हो जाएंगे ना। क्योंकि पहला ऑप्शन जो गलती करते हैं ना, लगभग जो गलती होती है प्लस माइनस की, वो ऑप्शन आपको सबसे पहले देगा एग्जामिनर, और उससे गलती होने की गुंजाइश वो ज़्यादा रहती है। तो ये देखिए पहला ऑप्शन जैसे हमने मान लिया, ये देखिए क्या है आपके पास आंसर, पी क्यू प्लस 1/2, है ना, पी क्यू प्लस 1/2। ठीक है, ये आपके पास क्या है, आंसर है इसका सही। इसकी जगह मान लीजिए एक ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है कि पी क्यू माइनस का 1/2। ठीक है, एक फिक्स ऑप्शन रहता है 0, है ना, ये मिल सकता है। इसी प्रकार से मान लीजिए एक और आंसर जैसे पी क्यू माइनस का 1, कुछ भी, है ना, इस प्रकार का ऑप्शन वो दिया हुआ आ सकता है। तो वही तरीका है, सेम टू सेम, है ना, कोई अलग नहीं है, वही आपको p बराबर 1 मानना है। ठीक है, माना p बराबर 1 और q बराबर 2। ठीक है, तो ये देखिए जो भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उस हिसाब से वो लिख लीजिए। तो आपके पास क्या आएगा, टीपी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/q, है ना। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ओके सॉरी, ये देखिए p लिख दिया यहाँ पर, p का मान तो हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो t1 का मान तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा।
इसी प्रकार ये देखिए क्यू बराबर 2 माना है तो टी क्यू हुआ पद आपके पास क्या आएगा 1/p, तो 1/1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से आप सार्वंतरव निकाल सकते हैं, डी बराबर क्या आएगा T2 माइनस का T1, है ना। तो ये देखिए एक में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधा बचेगा, है ना। तो ये देखिए आपके पास फिर आपको क्या चाहिए, पी क्यू पदों का योगफल चाहिए, तो पी क्यू दोनों को गुणा करेंगे तो ये देखिए 1 गुणा 2 मतलब 2 पदों का योगफल आपको चाहिए। तो 2 पदों का योगफल, ये देखिए दोनों पदों का योगफल आप कर सकते हैं 1 + 1/2, है ना। थोड़ा सा डायरेक्ट करना है ना, ये तो ये देखिए 100 ट्रिक आप वापस से आप है ना वो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो डायरेक्ट करना है। ये देखिए पी क्यू मतलब 2 पदों का योगफल, पहले और दूसरे पद का जोड़ आप कर सकते हैं, तो ये देखिए 2 पदों का योगफल आपके पास क्या आ जाएगा T1 + T2, है ना। तो ये देखिए आधा प्लस 1 हो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, मतलब 3/2 माना हो आना चाहिए। अब ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, जिस भी ऑप्शन से 3/2 मान आता है वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर पी और क्यू, है ना, पी का मान आपने क्या माना 1 माना है, क्यू का मान 2 माना है, तो 2 + 1 3/2, ये देखिए ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अब इसके अंदर आप रखेंगे तो 2 - 1 1/2 बचेगा, 0 होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2 - 1 1 बचेगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ये तरीका आपको थोड़ा सा ना ध्यान में रखना है, हर एक पर्सन को इसी प्रकार से करना चाहिए। आपके पास कोई भी XYZ कोई भी बुक हो उसमें किस प्रकार से भी कर रखा है, एक तरीका आपको सीखना है ना, और ये तरीका सबसे बेस्ट है। पी बराबर 1 माना, क्यू बराबर 2 माना, और ये देखिए जो भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उस हिसाब से करते रहिए, और लगभग 20-30 सेकंड के अंदर आपके पास वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, ओके। इसी प्रकार ये देखिए आगे वाला पर्सन है, इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं या फिर तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है वो लिख लीजिए, है ना, क्योंकि डायरेक्ट हम करते हैं आप, है ना, वो तरीका आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए तरीका क्या लगेगा, समांतर श्रेणी के पी पदों का योग आपको दे रखा है, तो देखिए एस पी बराबर आपके पास क्या है, क्यू है, ठीक है, और क्यू पदों का योग आपको दे रखा है, तो एस क्यू बराबर आपके पास क्या आएगा, पी आएगा। अब ये देखिए फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन पदों का योग का, n/2 2a + n-1d, है ना, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर है ना, और लिख दीजिए, ये देखिए n/2, सॉरी n नहीं है यहाँ पर p है तो p/2 आएगा, और ये देखिए 2a n-1, n की जगह वापस से p। ये देखिए इस प्रकार से दिक्कत हो सकती है, आपको भी दिक्कत होगी एग्जाम में, तभी बोल रहा हूँ सीधा डायरेक्ट हो करना सीखिए, है ना। यहाँ पर आप लिखेंगे तो q/2 है, और फिर 1 मिनट, ये देखिए वापस से a, है ना, 2a प्लस, और ये देखिए q माइनस का 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से आपको ना a का मान निकालना पड़ेगा, d का मान निकालना पड़ेगा, और फिर ये देखिए एस पी प्लस क्यू, इसके अंदर आपको क्या मान, ये देखिए वापस से फॉर्मूला लगाते हैं, p + q/2 2a, और यहाँ पर क्या आएगा p + q-1 और d। यहाँ पर आपके पास a और d का मान लिखेंगे तब आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। एक तो तरीका ये है, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको आप कैलकुलेशन करेंगे काफ़ी टाइम वो लगने वाला है। एक सीधा डायरेक्ट तरीका जो हम ऊपर काम में लिया था उसी प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, ये देखिए इसके ऑप्शन लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन आपके पास, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से ऑप्शन आपको लिखे हुए मिलेंगे एग्जाम में, ऐसा से नहीं, बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन वो दे रखे हैं ना, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ऑप्शन ए मान लीजिए 0, ये तो मिलता है एक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जैसे आपके पास है पी क्यू, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जैसे आपके पास p + क्यू, ठीक है। और चौथा ऑप्शन जैसे आपके पास क्या दे दिया, माइनस का p + क्यू, है ना। इस प्रकार के ऑप्शन वो मिलेंगे। तो एक तो तरीका मैंने ऊपर वाला बताई दिया, यहाँ से आप a निकाल लो, d निकाल लो, फिर इसके अंदर मान रख दीजिए, आपके पास वो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये देखिए शॉर्ट ट्रिक, है ना, क्या है, वही सेम टू सेम तरीका जो हमने ऊपर वाले प्रश्नों के अंदर किया है, पी और क्यू वाले में। सबसे पहले आपको मानना है, माना p बराबर 1 और q बराबर 2, ठीक है। आप जो भी प्रश्न बोल रहा है उस हिसाब से वो लिखते जाओ। तो p पदों का योगफल आपको क्या दे रखा है, q दे रखा है। तो देखिए आपके पास p बराबर 1 है, मतलब s1 का मान कितना आ जाएगा आपके पास, q मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये देखिए 2 पदों का योग, है ना, ये देखिए q पदों का योग, q बराबर हमने क्या माना है, 2 माना है, तो q की जगह 2 लिख दीजिए, है ना। और योगफल है तो sn से डिनोट करते हैं, तो s2 बराबर क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, p का मान आपके पास क्या है, 1 है, तो s2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, सारवंत्र निकाल सकते हैं। सारवंत्र निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, d बराबर s2 - 2s1, ठीक है। s2 की वैल्यू 1 है, -2 × 2, है ना। तो ये देखिए 1 - 4 मतलब -3, ठीक है। d का मान आपने निकाल लिया। अब d का मान आपने निकाल लिया, आपको किसका मान निकालना है अभी, ये देखिए आपके पास क्या आएगा, प्रथम पद वो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि s1 है वो किसके बराबर होता है, t1 के बराबर, a1 के बराबर, s1, ये सब मान क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आपके पास ये देखिए t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t1 बराबर आपके पास क्या है, 2 है। इसी प्रकार t2 का मान आपके पास वो किस प्रकार निकाल सकते हैं आप, t2 ये देखिए मैंने आपको शुरू में बताया, थोड़ा सा आप समझिए, है ना। ये देखिए पहला पद समांतर श्रेणी के अंदर a, है ना। दूसरा पद क्या होता है, a + d, जो भी आपके पास सार्वंतर है उसको आप प्रथम पद के अंदर जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा, a + d। इसी प्रकार से तीसरा पद अगर आपको निकालना है तो a + 2d, है ना। इसी प्रकार से तो समांतर श्रेणी चलती है। तो ये देखिए पहला पद आपके पास है ही समांतर
श्रेणी का जो सार्वंत्र है वो आपने निकाल ही लिया, तो दूसरा पद आराम से आप निकाल सकते हैं। तो 2 और सार्वंत्र जोड़ दीजिए, तो 2 माइनस का 3 क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा पद अगर आपको निकालना है तो दूसरे पद में वापस से सार्वंत्र जोड़ दीजिए, तो -1 और माइनस का 3 क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे हमको ये निकालने की आवश्यकता क्यों है? ये देखिए आवश्यकता है क्योंकि आपको p प्लस q पदों का योगफल चाहिए। p का मान आपने क्या माना है, 1 माना है, q का मान आपने क्या माना है, 2 माना है। तो आपके पास ये देखिए S3 की वैल्यू आपको चाहिए ना, S, ये देखिए यहाँ पर p प्लस q, ठीक है। थोड़ा सा और बता देता हूँ, ये देखिए p प्लस q, ठीक है। तो ये देखिए p का मान 1 आपने मान रखा है, q का मान आपने है ना 2 मान रखा है, तो p प्लस q मतलब 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा, S3। और S3 की वैल्यू किसके बराबर होती है, प्रथम पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद, तीनों को आप जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 पदों का योगफल S3 का मान वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम से सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर ये देखिए S3 के मान क्या आ जाएगा आपके पास, T1 प्लस T2 प्लस T3, तीनों को आप जोड़ दीजिए तो आपके पास ये देखिए T1 का मान कितना है, 2 है ना। T2 का मान आपके पास क्या, माइनस का 1, T3 का मान आपके पास क्या, माइनस का 4। तो 2 माइनस का 5 मतलब 2 तो है प्लस का, माइनस का है 5, तो माइनस का 3 आपके पास क्या आ जाएगा, जिस भी ऑप्शन से रखने पर p और q का मान माइनस का 3 आ रहा है वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखिए ये तीनों तो ऑप्शन क्या दे रहे हैं, ये एक तो 0 है, ठीक है। इन दोनों से आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, एक के ही है वो माइनस है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। p का मान आपने 1 माना है, q का मान 2 रखेंगे, तो ये देखिए 1 प्लस 2 3 और बाहर माइनस का निशान है, और यही तो वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। तो इस प्रकार एकदम सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं 20 या 30 सेकंड के अंदर। और एक ये देखिए इस तरीके से आप करके देखना अभी, है ना, वीडियो के पूरा होने के बाद आप है ना रफ कॉपी के अंदर करेंगे तो इससे लगभग 2 या 3 मिनट आपके वो लग जाएंगे, है ना। तो ये तरीका आपको इसी प्रकार से 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ताकि एकदम बढ़िया से कंसेप्ट वो क्लियर हो जाए, है ना। ये देखिए एक और क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2 होमवर्क के रूप में आपको 2 क्वेश्चन है वो ये करने हैं खुद को। कल जो अगला वीडियो आएगा उसमें सबसे पहले भी इसका सोल्यूशन ही करेंगे। ये देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट हो लगा लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, अच्छा प्रश्न है। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये देखिए कितना सिंपल प्रश्न है कि समांतर श्रेणी के लिए S2n बराबर 6SN है, वो दे रखा आपको, ये तो है वो दे रखा है, और इसका मान आपसे पूछा है कि S4n अनुपात S2n, है ना। ये देखिए इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब क्या है, भाग देकर लिख दो। तो इसका मान तो आपसे पूछा है ना, और ये चीज़ आपको दे रखी है ना, चूंकि S2n बराबर 6SN। तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं दे रखा, मान लीजिए कुछ भी नहीं दे रखा, ये चीज़ आपको दी है और इसका मान आपसे पूछा है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले n वाला प्रश्न है तो n बराबर आप हो 1 ले लीजिए, ठीक है। n बराबर 1 लेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, S2 बराबर 6S1 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए S2 बराबर क्या आ जाएगा, 6S1 आ जाएगा। अब कुछ भी मान लो आप, ये देखिए माना, जैसे S1 बराबर आपने मान लिया, जैसे तो जो आपकी चाहो, 1 मान लो, 2 मान लो, 5 मान लो, 8 मान लो। तो S1 बराबर जैसे हम छोटी संख्या ले लें, है ना, ताकि कैलकुलेशन हो थोड़ी सी कमी हो। तो S1 बराबर जैसे आपने 2 ले लिया, तो S1 बराबर आप 2 लेंगे तो S2 का मान आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए S1 की जगह 2 लिख दो, तो S2 बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। S2 बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आपको मान किसका निकालना है, देखिए यहाँ पर इसका मान आपको निकालना है, तो है ना S4n अपॉन S2n, n का मान आपने क्या मान लिया, माना n बराबर 1, ये देखिए मान लिया आपने n बराबर 1, तो यहाँ पर भी n बराबर 1 है वो लिख दीजिए। तो S4 अपॉन S2 इसका मान आपको निकालना है। तो S4 और नीचे क्या है S2, तो S2 की वैल्यू तो आपने 12 निकाल ली है, लेकिन S4 का मान अभी हो नहीं निकाला आपने। तो ये देखिए किस प्रकार वो निकाल सकते हैं, S4 का मान, तो आपके पास S4 का मतलब क्या है, S4 बराबर आपके पास क्या आएगा, 4 पदों का योगफल चाहिए, मतलब T1 का मान चाहिए, T2 का मान चाहिए, T3 का मान चाहिए ना, प्लस T4 का मान चाहिए। चारों का मान आप निकाल लेंगे तो चारों को जोड़ के आराम से आपके पास क्या आ जाएगा, S4 का मान वो आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार करेंगे आप, यहाँ पर आपके पास T1 S1 A1 ये सब तो क्या होते हैं, बराबरी तो होते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको सारवंत्र निकालना पड़ेगा, ठीक है। D बराबर S2 माइनस 2S1 ये फॉर्मूला है, ठीक है। S2 का मान आपके पास 12 है, S2 है ना 2, और S1 का मान आपके पास 2 है। तो 12 में से 2 घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, है ना, 12 में से 4 तो 8 आपके पास क्या आ जाएगा, सारवंत्र आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास ये देखिए T1 का मान कितना है, T1 वो S1 के बराबर होता है, तो ये देखिए 2 आ जाएगा। T2 का मान कैसे निकालेंगे, इसमें सारवंत्र जोड़ दीजिए, तो 8 और 2 10, ठीक है। T3 है, इसमें वापस से T2 के अंदर वो सारवंत्र जोड़ दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। T4 है, वो T3 के अंदर सारवंत्र जोड़ दीजिए, तो 18 और 8 कितने हो गए, 26 हो गए, ठीक है। चारों का योग हो किसके बराबर होता है, S4 के बराबर होता है। तो ये देखिए S4 की वैल्यू आपके पास हो क्या आएगी, S4 बराबर 2 + 10, ठीक है, 2 + 10 + 18 + 26, है ना। इन सबको है ना जोड़ लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 का 6
80 लगी 1 है ना, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 1 5, 56 आ गया। ये वैल्यू यहाँ पर वो रख दीजिए, ये आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा 56। और S2 का मान कितना है, 12 है ना। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, तो ये देखिए ऊपर तो क्या आ जाएगा 28, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 6, वापस से काट दीजिए, तो ये देखिए ऊपर तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आपके पास क्या राइट आंसर है, ठीक है। जो भी ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 2 होमवर्क के रूप में प्रश्न है। इसी प्रकार से आपको करना है n बराबर 1 मान के, है ना। ये देखिए एकदम सिंपल है, S2n बराबर 3SN। तो यहाँ से ये कोई जरूरी नहीं है कि आप S1 बराबर 2 ही मानो, जो आपकी इच्छा हो। S1 बराबर आप हो 3 मान लीजिए, ठीक है। S1 बराबर आप 1 मान के भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, सेम ही आपके पास वो आंसर आएगा, है ना। प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, है ना। चेक कर लेना, क्रॉस चेक करना चाहिए आपको, ताकि आपका कंसेप्ट वो क्लियर हो। जैसे S1 बराबर मैंने 2 मान के किया ना, तो आप S1 बराबर आप 4 मान के करो, S1 बराबर 3 मान के करो, और हर बार आपके पास आंसर क्या आएगा, 14/3 ही आएगा, ठीक है। तो ये देखिए अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी जो करंट में एग्जाम हो रही है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, वो लगा लीजिए। ये 2 प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में, कल सबसे पहले जो अगला वीडियो रहेगा उसमें इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे। साथ के साथ जो भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, 8-10 प्रश्न है, वो हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।